अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच कल के वीडियो पर अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए। दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और चलें भैया, आज हम मिलकर जल्दी जल्दी से अपना नावल पढ़ने लगे हैं। मेरे साथ मिलकर चलें। अच्छा, नावल का नेम जो है वो है परिशे। राइटर हैं इसकी नाजिया शाजिया। ठीक है, चलें पढ़ते हैं। अरे परिशे, इतनी तेज़ी से कहाँ भागी जा रही है? अली से झुंझुलाते हुए बोली। अरे यार आपा, आती हूँ, अभी ज़रा आयशा के घर से हुआ हूँ। ये कहते ही परिशे घर से बाहर निकल गई। भैया ये नहीं सुधरेगी। अली से अपने पैर पटकती हुए बरबरची खाने में चली गई, मगर आयशा के घर जाने के बजाय उसने अपना रुख बाजार की तरफ कर लिया। बाजार में लोगों की चहल पहल और गहमा गहमी अरूज पर थी, क्योंकि ईद उल अज़हा को सिर्फ 15 दिन रह गए थे। परिशे ब्यूटी शॉप में दाखिल हो गई, जहाँ औरतों का रश हुआ था। अरे भैया, ये फेयरनेस क्रीम कितने की है? परिशे ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो 400 की है, पर तुझे 200 की दूंगा, कामी ने जवाब दिया। कामी, अब क्या तुम मुझसे भी पैसे लेगा? परिशे का लहजा ज़रा घसीला था। अरे मेरी परी, तो नाराज़ क्यों होती है? चल, तू भी क्या याद करेगी, तुझे क्रीम मुफ्त दी। कामी परिशे को मनाने की कोशिश कर रहा था। ये हुई ना बात, चल तू भी क्या याद करेगा, जा, तुझे माफ़ किया। परिशे नाक चढ़ाते हुए बोली। अरे बता, तेरे घर रिश्ता कब भेजूं? कामी ने सवाल किया। देख कामी, मैंने तुझे इतनी मर्तबा समझाया है, जब मुनासिब वक्त आएगा तो बता दूंगी। परिशे गुस्से से बोली और करीम उठाकर दुकान से बाहर चली गई। ऊपरी सन तो परी, ओ परी सुन तो परी। कामी परिशे को आवाज़ देता रह गया। अब की बार परिशे एक मोबाइल शॉप में दाखिल हुई। मोबाइल आ गया मेरा? परिशे अपने बालों पर हाथ फेरते हुए गधा से बोली। जी जान, आपका मोबाइल तो आ गया है, पूरे 37,000 का है। अफजल मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा अफजल, अब तो मुझे इन बेजान चीज़ों की कीमत बताओगे, और अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं अभी लाती हूँ अपना बटुआ और पैसे तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। वैसे भी तुमने मुझे खुद ऑफ़र की थी कि मैं तुम्हें नया डब्बा पैक मोबाइल आकर दूंगा, जिस पर हम रात को बातें क्या करेंगे। परिशे तैश में आ गई। अरे जान, तुम तो नाराज़ हो गई। मैंने तो वैसे एक बात बोलती थी। चलो मुंह ठीक करो और देखकर बताओ मोबाइल कैसा है। अफजल अपने सर पर हाथ फेरता हुआ बोला। हाँ यार, वैसे मोबाइल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो, अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी बात की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। परिशे ज़ाहिरी तौर पर तो गुस्सा थी, पर दिल में नए मोबाइल को देखकर लड्डू फूट रहे थे। अच्छा बाबा, ये लो कान पकड़ लिए, अब तो माफ़ कर दो। अफजल कान पकड़ते हुए बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ़ किया, पर अब चलती हूँ, अम्मी फ़िक्रमंद हो रही होंगी। ये कहते ही परिशे दुकान से निकल गई। परिशे ऐसे ही थी, नाक पर हर वक्त गुस्सा धरा रहता, जबकि गर्दन में सीसा भरा रहता। अपने आप को वो पूरी दुनिया की हसीन तरीन लड़की तस्वुर करती थी। उसने अपने मोहब्बत के जाल में मोहल्ले के कई लड़कों को फांस रखा। उसकी बहन और अम्मी तो बहुत उसको समझाती, मगर वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। परी, कहाँ से आ रही हो? अम्मी, जो दरवाजे पर खड़ी परिशे के आने का इंतजार कर रही थी, इसके घर में दाखिल होते ही भड़क उठी। यार अम्मी, क्या आयशा के घर गई थी? आपा को बताया तो था। परी बहाना बनाते हुए बोली। अब तो वो बहाना बनाने और झूठ बोलने में भी माहिर हो गई थी। देख बेटा, तुझे पता है कि आज अलीज़ा की ससुराल वालों ने रुखसती की तारीख पक्की करने आना है। वो बेचारी सुबह से काम कर रही है, जा जाके उसका हाथ बटा। अच्छा अम्मी, करवा दूंगी, अब जाऊँ? चल जा। अम्मी के चेहरे पर परी को लेकर परेशानी वाज़ह थी। आपा, मेरी प्यारी आपा, वो आज अरीशा के घर मिलाद है, मैं और आयशा दोनों जाएंगे, प्लीज़ तो मम्मी को समझा देना। परिशे को जब भी कोई बात बनवानी होती तो अलीज़ा ही से कहती थी। अलीज़ा परिशे को चाहती भी बहुत थी। अलीज़ा गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती, जिससे उसका घर का खर्चा पूरा होता था। खैर, अब तो अलीज़ा भी रुखसत होने वाली थी, इसका निकाह तो हो चुका था, बस अब रुखसती रह गई थी। अच्छा चल हट, मैं बता दूंगी, अब मक्खन लगाना बंद कर। हाय शुक्रिया आपी, आप तो बहुत अच्छी हैं। परिशा कितनी खुशी देखकर परिशा की खुशी देखकर एलिज़ा भी बहुत खुश हो जाती थी। चल परिशा, आजा, और कितना मेकअप करेगी? आयशा झुंझुलाकर बोली। हाँ आ गई, बता पार्टी शुरू होने में कितनी देर रह गई है? परी ने आयशा से सवाल किया। यार बस घंटा रह गया है। बस घंटा? चल चल जल्दी चल, कहीं हमें देर ना हो जाए। परी ने आयशा का हाथ पकड़ा और दोनों घर के बाहर खड़े रिक्शे में सवार होकर पार्टी के लिए रवाना हो गई। रिक्शे वाले भाई, ज़रा रिक्शा रोकना, यहाँ से फूलों का गुलदस्ता लेना है। परिशा जल्दी जल्दी में दुकान में दाखिल हुई और अभी वो गुलदस्ता खरीद कर मुड़ी ही थी कि वो सात सिकंदर से टकरा गई और गुलदस्ता नीचे गिर गया। अंधे हो भाई, ये क्या किया? एक तो देखकर चलते भी नहीं हैं पागल लोग, मुझे पहले ही इतनी देर हो गई है। परी सात को अच्छी खासी बातें सुनाकर चलती बनी, जबकि सात तो परी के ख्यालों में घुस आ गया था। उसको परी की कड़वी बातें भी बहुत मीठी लग रही थीं। नीले रंग के पेंट कोट में मलबूस सात सिकंदर किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ओह माय गॉड, शी इज़ सो प्रीटी। सात सिकंदर मन ही मन में बुड़बुड़ाया। कैसी हो आयशा, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। परिशा ने अरीशा को फूलों का गुलदस्ता पकड़ाते हुए उसकी तारीफ की। तुम भी आज किसी परी से कम नहीं लग रही, कयामत ढा रही हो। अरीशा ने भी जवाबन परी की तारीफ की।
अरे हमारी तो बात ही कुछ और है, परीशा हंसते हुए बोली। अरे भाई, अब अंदर भी जाना है या बाहर खड़े होकर बातें ही करनी है? आयशा मुंह बनाते हुए बोली। सॉरी यार, चलो चलो अंदर चलो। अरीशा आयशा और परी को लेकर हॉल में दाखिल हो गई, जहाँ पार्टी का इत्माम किया गया था। हॉल मेहमानों से छकाछक भरा हुआ था। मर्द और औरतों का इकट्ठा इंतजाम किया गया था। परीक्षा ने जूस का एक गिलास उठाया और आयशा के साथ खड़ी होकर बातें करने लगी। इतनी देर में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान आयशा और परी के पास आकर खड़ा हुआ। हेलो, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। दरअसल मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। वो नौजवान परी की तरफ इशारा करते हुए बोला। जी ज़रूर, मैं समझ सकती हूँ। आयशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? वैसे मैं लड़कों को लिफ्ट नहीं करवाती, पर आप मुझे शरीफ से लगे हैं, इसलिए बात कर रही हूँ आपसे। परी का अंदाज बड़ा शौक था। जह नसीब, जह नसीब। दरअसल मैं सीधा साधा इंसान, इसीलिए बात भी सीधी सादी करता हूँ। बात को घुमा फिरा कर करने की मुझे आदत नहीं। मेरा नाम हमज़ा है। मुझे आप पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे वालिदैन जापान में रहते हैं और मेरा पाकिस्तान में ही बिज़नेस है। लिहाजा मैं यहीं रहता हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे इजाज़त दे रखी है कि मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपना हमसफ़र ढूँढ लिया है। परी हमज़ा की बातें बहुत गौर से सुन रही थी। मैं आपकी जज़्बात समझ सकती हूँ, मगर ये सब इतना आसान नहीं। मुझे अपने घरवालों से बात करनी होगी और फिर मैं तो आपको जानती तक नहीं। परी ने जवाब दिया। आप मेरे मुतालिक अरीशा से पूछ सकती हैं। मैं इसके भाई का गहरा दोस्त हूँ। और ये मेरा कार्ड रखें, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। हमज़ा कार्ड परी के हाथ में थमाकर वहाँ से चलता बना, जबकि परी हैरान और परेशान खड़ी रही। क्या बात हो रही थी? आयशा ने परी से इस्तफसार किया। वो मुझसे शादी करना चाहता है, कह रहा था कि आप मुझसे मुतालिक कोई भी मालूमात आयशा से ले लें। परी ने जवाब दिया। यार, इतना खूबसूरत लड़का है, इसके मुतालिक क्या ही मालूमात हासिल करनी। अच्छे भले मेरे ख़ानदान का लग रहा है और तुझे चाहिए ही क्या? आज ही जाकर अम्मा या अली से आपस से बात कर। आयशा ने अपनी तजवीज़ पेश की और परी ने इस बात पर सर हिला दिया। परी, आज मैं तेरे लिए बहुत बहुत खुश हूँ। अलीज़े ने खुशी से फूले न समा रही थी। क्यों आपा, ऐसा क्या हो गया? परी ने ताज्जुब से पूछा। आज तुम जब मेलाद पर गई थी ना, तो तुम्हारे पीछे अफजल की माँ तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी। अच्छा भला देखा भाला लड़का है, ख़ानदान भी बहुत शरीफ है। अम्मा ने तो फ़ौरन हाँ कह दी। अलीज़े ने खुशी से जवाब दिया। वही अफजल जिसकी मोबाइल की दुकान है? परी ने मुंह बनाते हुए सवाल किया। हाँ हाँ वही, तुझे तो खुश हो जाना चाहिए, तेरी तो किस्मत जाग गई। अलीज़ा ने जवाब दिया। एक बात सच सच बताना आपा, तुमने अफजल की शक्ल देखी है? कहाँ वो बदसूरत सा अफजल, काम में इतनी हसीन दुशीता। और वैसे भी मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। फिर परी ने अलीज़ा को हमज़ा के मुतालिक सब कुछ बता दिया। देख परी, पहली बात, अम्मा अफजल के लिए हाँ कर चुकी हैं। दूसरी बात, हम हमज़ा के मुतालिक कुछ नहीं जानते। चलो आयशा तुम्हें इसके मुतालिक सब कुछ बता भी दे, फिर भी हम किसी भी अरे गहरे पर एतबार नहीं कर सकते। अम्मी का फ़ैसला बहुत अच्छा है और मेरा बेटा कोई भी ऐसा कदम ना उठाना कि मेरा और अम्मी का सर शर्म से झुक जाए। और तुम हर किसी की शक्ल में ऐब निकालती हो, बहुत गलत बात है। अल्लाह में नाराज़ होते हैं। अली से परी को समझा कर चली गई, जबकि परी मुँह बनाकर बैठ गई। रात के 1 बजे हमज़ा के फ़ोन पर घंटी बजी। हेलो जी, कौन? हमज़ा आंखें मलता बोला। जी मैं परीशे हूँ। परी ने घबराते हुए जवाब दिया। कौन परीशे? हमज़ा हैरानगी से बोली। हमज़ा हैरानगी से बोला। अरे वही जिसको आपने पार्टी में प्रपोज़ किया था। पर आपको मेरा नाम कैसे पता होगा? आपने तो मुझसे मेरा नाम भी नहीं पूछा और चलते बने। परी खुश भी लग रही थी और साथ ही साथ परेशान भी। ओह सॉरी सॉरी जी, कहिए क्या कहना है? मैं आपसे शादी करने के लिए राज़ी हूँ, पर एक परेशानी है। मेरे घरवाले मेरी आपसे शादी करने पर रज़ामंद नहीं हैं। परी ने जवाब दिया। ये तो बहुत परेशानी की बात है, पर मेरे पास एक हल है, अगर आप सुनना चाहें। हमज़ा भी काफ़ी परेशान लग रहा था। कैसा हल? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हमज़ा ने तजवीज़ पेश की। कोर्ट मैरिज? परी है बहुत हैरान हुई। जी कोर्ट मैरिज, अगर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो फिर हम एक हो जाएंगे। शुरू में आपके घरवाले खफा होंगे, पर बाद में हम उनको भी मना लेंगे। मैं कल रात 1 बजे गाड़ी लेकर आपके घर के सामने आ जाऊँगा। हम रात को होटल में क़याम करेंगे और सुबह होते ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हमज़ा ने अपना सारा प्लान परी को बताया। ये देखिए, यहाँ पे गलत चीज़ कर रही है ना, मतलब लड़की बिना बताए घर से, मतलब बता के भी भागना भी सही नहीं, लेकिन मतलब बिना माँ बाप की इन्फॉर्मेशन मिलाए ही कदम उठा रही है। चलो, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसने बताया, उसके पेरेंट्स नहीं एग्री कर रहे, तो आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी मान लो, क्योंकि माँ बाप जब कभी अपने कहते हैं ना, बच्चों की भलाई के लिए यही कहते हैं। और मैं ये कहूँगी, बेशक कुछ भी आजकल आपको पता है कि किसी को किसी मतलब होता है, लोगों को मोहब्बतें हो जाती, मीन्स मोहब्बत क्या कहूँगी, मोहब्बत को लोगों ने बहुत ईज़ी ले लिया है। अट्रैक्शन हो जाती है, आपको किसी की आदत हो जाती है, आप किसी को पसंद करने लगते हो और उस पसंदगी में आकर आप पर शैतान इतना हावी हो जाता है कि आप घर से भागने का तक का स्टेप उठा लेते हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में ये चीज़, मेरी नज़र में तो वैसे ही, लेकिन दुनिया की नज़र वैसे भी चीज़ सही है ही नहीं। ठीक है, आपको ये कदम उठाना ही नहीं चाहिए। घर से भागना
एक तरह की रुसवाई ही है। किसी पर इस तरह का ट्रस्ट करके घर से भागना बहुत अफसोस की बात है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को अच्छा रखें, मैच्योर बनें। और सबसे पहले अगर आप किसी को पसंद करते हो तो दुआ करो कि अगर वो इंसान आपके हक़ में बेहतर हुआ तो वो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ में खुदा की कोई ना कोई मसलहत होती है। अब उसके पेरेंट्स ने मना किया, उसकी मामा ने मना किया, उसकी बहन ने मना किया, किसी वजह से मना किया ना कि उन्हें वो चीज़ ठीक नहीं लग रही, लेकिन बच्चे आजकल के अंधे होते हैं। खैर ठीक है, कल रात मैं तैयार रहूँगी, तुम आ जाना। परीक्षा के चेहरे पर इंतहा का सुकून था कि जैसे वो कुछ गलत कर ही नहीं रही। हमज़ा से गुफ्तगू करने के बाद परीक्षा ने फ़ोन रखा और अपने कमरे में गई। एक बड़ा सा सूटकेस निकाला और उसमें तमाम ज़रूरी अशिया रखी और इसको बेड के नीचे छुपा दिया। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। प्यास की शिद्दत की वजह से परी की आंख खुल गई। बावर्ची खाने से पानी पीने के बाद जब वो वापस मुड़ी तो देखा कि अम्मी के कमरे की बत्ती जल रही थी। परी ने जब कमरे के अंदर झांक कर देखा, अम्मी चाय नमाज पर बैठी अल्लाह मियाँ से दुआएं कर रही थीं। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाए, इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह मैं अलीज़े की तरफ से मुतमईन हूँ, मगर परिचय जिस रास्ते पर चल रही है वो सही नहीं। या अल्लाह मुझे दुख इस बात का नहीं कि वो मेरी नाफरमानी करती है, असल गम तो यह है कि वो तेरे अहकामात की नाफरमानी कर रही है। तूने एक औरत को ना मेरा मर्द से पर्दा करने का हुक्म दिया, मगर मेरी परी तेरे से काम की खिलाफ वर्जी कर रही है। मैं और परी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। क़यामत के रोज़ हम उनको क्या मुँह दिखाएंगे। परी समझती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मगर मैं उसकी माँ हूँ, सब कुछ जानती हूँ। बस मेरी बच्ची को हिदायत दे, आमीन। निदामत शर्मिंदे के आंसू से परी की आंखें तर हो गई थीं। आखिरकार उसको अपने गुनाहों और गलतियों का एहसास हो गया था। वो अपने कमरे की तरफ जाने भागी, नल खोला, वज़ू करने लगी, मगर आंसू देखे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जायनमाज़ बिछाया और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। सुबह परी की आंख खोली तो उसने खुद को जायनमाज़ पर पाया। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। उसने फ़ोन उठाकर हमज़ा को कॉल लगाई। हेलो हाँ हमज़ा, मैं तुमसे शादी नहीं करी, मेरे नज़दीक अल्लाह का हुक्म और मेरी माँ की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। ये कहते ही परी ने फ़ोन बंद कर दिया। हमज़ा परी की बातें सुनकर हका बका रह गया। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। परी ने उससे माँ को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। अम्मी मैं अफ़ज़ल से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, क्या मैं आपका बुर्का ले सकती हूँ? परी का लहजा नहायत मुद्दबाना था। हाँ क्यों नहीं, पहन लो बेटा, पर जल्दी आ जाना। अम्मी परी का रवैया देखकर बहुत खुश हुई। पहली मर्तबा उनको परी परी लगी थी। परी ने बुर्का ज़िप्तन किया, बाजार की तरफ चल दी। काफ़ी सिमत वो मोहल्ले के कई लड़कों के पास गई, इन सब के पास जिनको उसने अपना दीवाना बना रखा था। वो सबको अपनी हकीकत बताती, कोई उसको माफ़ कर देता, कोई हैरान होता तो कोई कहता कि वो इसको पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देगा। जिसके जवाब में परी कहती मैं इसी काबिल हूँ। फिर परी अफ़ज़ल की दुकान में दाखिल हुई। अफ़ज़ल मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी, मगर तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं एक बदचलन लड़की हूँ जिसने कई लड़कों को अपना लड़कों को उल्लू बना रखा था। ये लो अपना फ़ोन, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। परी की आंखें नम थी। कोई बात नहीं परी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम सुधर गई, मगर ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे? अफ़ज़ल ने सवाल किया। अफ़ज़ल बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ इंसान की ज़िंदगी बदल देता है और बाज़ औक़ात तवील तरीन जुमले भी इंसान को समझा नहीं पाते। परी मुस्कुराई दुकान से निकल गई। अफ़ज़ल के चेहरे पर बेहद सुकून दिखाई दे रहा था। घर में अलीज़े की रुखसती और परी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा और अलीज़े नई परी से बहुत खुश थीं। एक रोज़ परी को आयशा का फ़ोन आया। हेलो परी, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मैं पिछली वाली गली के क्लिनिक में हूँ, तुम आ सकती हो? आयशा काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। हाँ आयशा तुम फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। परी ने जल्दी जल्दी में ज़्यादा रोड़ी। घर पर कोई भी नहीं था। परी ने दरवाजे को ताला लगाया और पिछली गली की तरफ चल दी। अभी परी दूसरी गली में दाखिल हुई थी कि गाड़ी उसके पास आकर रुकी। हमज़ा गाड़ी से उतरा, परी को बेहोश किया, परी को गाड़ी के अंदर फेंका और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गया। गली सुनसान थी, जिस वजह से कोई मंजर देख ना पाया था। बड़ी आई नेक बीबी, देख तेरी परी दे, तेरी वजह से मुझे 10,000 का मुनाफा हुआ है। आयशा अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने एक ऊंची कहका लगाया। परी की आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। परी ने खड़े होने की कोशिश की, मगर पेरेंट्स ने साथ न दिया। हिम्मत करके लड़खड़ाते हुए आईने के सामने गई। अपना अक्स आईने में देखकर उसने फौरन अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। उसकी जगह जगह से फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, ज़मीन पर पड़ी हुई उसकी चादर, जिस्म पर जगह जगह खराश उसके साथ हुए जुल्म की दास्तान बयान कर रही थी। परी बेआबरू हो चुकी। इतनी देर में हमज़ा एक लड़की के साथ कमरे में आया। उस लड़की ने परी को कपड़े तब्दील करवाए। परी को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो एक बुत की मान चुप खड़ी थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो तो अपने दिल में अपनी इज्जत के लुट जाने का मातम कर रही थी। हमज़ा ने परी को गाड़ी में बिठाया और एक अनजान जगह गाड़ी रोकी। ये कौन सी जगह है? परी ने हिचकिचाते पूछा। ये बाज़ार हुस्न है, मैंने तुम्हें बेच दिया है, अब तुम तवाइफों के कोठे पर नाचोगी। हमज़ा मुस्कुराते हुए बोला। नहीं नहीं, मुझे घर छोड़ाओ, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, तुम्हें खुदा का वास्ता। परी ने हमज़ा के आगे हाथ जोड़ लिए। घर को भूल जाओ, यही तुम्हारा घर है। नहीं मैं नहीं जाऊँगी। हमज़ा ने परी के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया। परी ने खुद को छुड़वाने की कोशिश बहुत की, मगर हमज़ा ने उसको ना छोड़ा। वो परी को मारते घसीटते हुए ले जा रहा था। आंसुओं से परी का चेहरा
तर हो चुका। इस बेचारी की हालत कहाँ पे रहम थी। वो हमज़ा क्या कि हाथ जोड़ती उसको वास्ते देती, मगर हमज़ा को उस पर ज़रा तरस ना आया। परी का लिबास मिट्टी से भर चुका था। थोड़े आगे एक आदमी खड़ा था जो शायद हमज़ा का इंतज़ार कर रहा था। हमज़ा ने इसके हाथ में परी का हाथ दिया और इस आदमी ने अपनी जेब से निकालकर एक पैकेट हमज़ा के हवाले किया जिसमें शायद पैसे थे। हमज़ा ने वो पैकेट अपनी जेब में डाला और हंसता हुआ वहाँ से चले गया और आदमी परी को लेकर कोठे में दाखिल हो गया। कोठे की ऊपरी मंजिल में परी ने देखा कि एक सेज पर एक औरत परेशान है। वो आदमी परी को छोड़कर नीचे चला गया। अरे वाह, तू बड़ी मस्त लग रही है, जानती है 1 लाख की ओस तुझे खरीदा है। एक बात ध्यान से सुन ले, मैं इस कोठी की मलिका हूँ। यहाँ से मेरी बात मानते हैं। आज से तू भी मेरी बात मानेगी। मेरा नाम रंगीली है। रंगीली भाई बड़े रौब से बोली। रंगीली, आपको खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से जाने दे, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। परी हाथ जोड़ते बोली, कौन सा घर बीबी, अब तो तुम्हारा यही घर है और यहीं से तेरी लाश निकलेगी और तुझे कबूल भी कौन करेगा। जो लड़की एक दफ़ा कोठे का रुख कर ले उसको माशरा कभी कबूल नहीं करता। ए शमा भाई इधर आ, रंगीली चिल्लाई। जी हजूर। इसको ले जा, नहा धुलाकर इसको रात की दावत का एहतमाम के लिए तैयार कर। आज ये नाचेगी। रंगीली परी की तरफ इशारा करते बोली, मैं अपनी जान दे दूंगी पर नाचूंगी हरगिज़ नहीं। परी चिल्लाई, अरे कैसे नहीं नाचेगी, अगर अपने घर वालों का भला चाहती तो तुझे नाच नहीं होगा। रंगीली बाई ने परी को धमकी दी। ठीक है मैं नाच लूंगी पर मेरे घर वालों को कुछ नहीं करना। परी का मासूम चेहरा आंसुओं से तर था। उसके चेहरे पर परेशानी की धूल जम चुकी। शाबाश, ये हुई ना बात। अरे मैं तेरा नाम पूछना तो भूल ही गई, बता तेरा नाम क्या है। जी मेरा नाम परीशे है। परी ने जवाब दिया। हम परीशे नहीं, परीशे अच्छा नहीं, आज से तेरा नाम पारो, पारो बाई। रंगीली सोचते हुए बोली। शमा बाई परी को उठाकर अंदर ले गई। अंदर कमरे में 6 से 7 औरतें पहले से ही मौजूद थीं। सबकी उम्र 40 से ज़्यादा तो लगी रही थी और शमा बाई तो 50 से ज़्यादा की थी। अरे वाह, लगता है एक नई दवाई आई है। मेरा नाम पिंकी है। परी रानी तेरा नाम क्या है, इनमें से एक ने परी से पूछा। इसका नाम पारो बाई है। आज रंगीली ने खास दावत का इत्तेमाम किया है, इसको तो तैयार करना है। शमा ने जवाब दिया। परी तो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। उस पर तो एक सख्ते का आलम तारी था। क्या हाल है मेरे प्यारे से बच्चे का, शाइस्ता बेगम ने साथ से सवाल किया। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। साद सिकंदर ने जवाब दिया। बेटे इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि शादी कब करोगे। मैंने आपके लिए कई लड़कियां देख रखी हैं। अम्मी दरअसल मैं भी आपसे इसी बारे में बात करनी है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। सच पूछिए तो पहली नज़र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने उसके बारे में पता करवाया है, उसका नाम परीशे है। गरीब घराने से इसका ताल्लुक़ है। बस आप कनाडा से जल्द आ जाएं और मेरे लिए इसका रिश्ता ले जाएं। ये तो बहुत खुशी की बात है परीशे, सॉरी ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। मैं जल्द आने की कोशिश करूँगी। चलो बेटे, खुदा हाफिज़, आपके पापा मुझे बुला रहे हैं। ठीक है माँ, अल्लाह हाफिज़। साद ने फ़ोन रख दिया। साद एक बार फिर परी के हुस्ने ख्यालों में खो गया। साद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था जिसका पाकिस्तान में बिजनेस था, जबकि माँ बाप का कनाडा में बिजनेस था। साद सिकंदर एक बहुत ही नेक सिर्फ लड़का था। परी से पहले ना तो कोई लड़की इसकी ज़िंदगी में आई और शायद मुस्तकबिल में कोई आएगी भी नहीं। शाम का वक्त था। रंगीली मर्दों से छकाछक भरने लगा। अलमे ने कहते हैं कि मैं सभी तौबा करता हूँ। मैं तो बस सच्चे दिल से तौबा की थी, पर उसने शायद मेरी तौबा कबूल ही नहीं की। परी रोते हुए बोली, ना मेरा बेटा, रब सोना तो सबकी तौबा कबूल करता है। उसकी ज़ात तो बड़ी अजीम है। तो वो तो अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है। वो इंसान के गुनाहों की तो माफ़ करता है, पर अगर उस इंसान ने अपने मुसलमान भाई का दिल दिखाया हो तो अल्लाह तब तक इंसान को माफ़ नहीं करता जब तक उसका मुसलमान भाई इसको माफ़ ना करते। शमा ने परी को दिलासा दिया। वो परी की हालत भाप गई थी। मुझे लगता है हुमैरा की बदुआ लग गई। परी खुद ब खुद बोल पड़ी। कौन हुमैरा, शम्मा ने सवाल किया। आप इस बात को छोड़ें, मुझे यहाँ से निकलना है। क्या आप मेरी मदद करेंगी, परी ने शम्मा से सवाल किया। इधर आयशा ने पूरे मोहल्ले में बात फैला दी कि इसने परी को किसी लड़के के साथ भागते देखा है, जिसके बाद अलीज़े और उसकी माँ पर पूरा मोहल्ला थू थू करने लगा। अलीज़े की रुखसती से पहले उसकी तलाक हो गई और वो बेकस और लाचार माँ बेटियाँ किसी को मुँह दिखाने के काबिल न रहीं। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हो। अरम ने साद को फ़ोन लगाया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अरम, खैर से कॉल की। मैं इस वक्त ऑफिस में ज़रा मसरूफ़ हूँ। हाँ यार, शाम को तुझे कहीं लेकर जाना है और मैं ना हरगिज़ नहीं सुनूंगा। अरम ने वाज़ह की पर कहा, यार परवर कुछ छोड़, शाम को 6 बजे तैयार रहना। अच्छा भाई ठीक है, तुझसे कौन हार सकता है। साद सांस खारिज करते वो बोला। चलो ओके यार, मैं फ़ोन रखता हूँ। अरम बोला। ओके खुदा हाफिज़, साद ने जवाब दी। देखो पारो, मैं आज तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। आज तो तुमको महफिल में जाना ही पड़ेगा। कल मैं ज़रूर कोशिश करूंगी तुम्हें यहाँ से भगाने की। अच्छा पारो, ये हुमैरा कौन है जिसका अभी तुमने जिक्र किया था। देखो मुझे बताने से तुम अपना दिल हल्का कर सकती हो, अगर ना भी बताना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। शमा परी को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। हुमैरा बाजी बहुत ही नेक औरत थी, पर मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। वो मेरी आपा की हम उम्र थी, हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। मेरी आपा और हुमैरा बाजी एक ही स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों बहुत बढ़िया थी। एक रोज़ में बहुत ही अमीर घराने से हुमैरा बाजी का रिश्ता आया। परी शम्मा को हुमैरा की कहानी बता रही थी कि इतनी देर में रंगीली आ गई। अरे शम्मा, तूने अभी तक पारो को तैयार नहीं किया। पर कितने ही सेठ आ चुके हैं। चल बातें छोड़, जल्दी तैयार कर लो इसको।
रंगीली शम्मा को डांट कर बाहर चली गई और शम्मा परी को तैयार करने के लिए जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। परी की आंखों से आंसू रवा थे। वो ये नहीं सब नहीं करना चाह रही थी, पर वह हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थी। यार अरम, ये कौन सी जगह है? साद ने अरम से माथे पर शिकन डालते पूछा। यार ये है बाजार हुस्न और वो सामने रंगीली का कोठा है। आज रंगीली ने एक बहुत बड़ी महफिल का इनेकाद किया है, मैंने सोचा तुझे भी साथ ले चलूं। अरम मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या बकवास अरम, तुम मुझे यहाँ लेकर आना चाहता था, मैं हरगिज़ अंदर नहीं जाऊँगा। साद गुस्से से तिलमिला उठा। चल यार रहने दे, कुछ नहीं होता, अगर आज तू मेरे साथ न गया तो मेरी तेरी दोस्ती आज से खत्म। अरहम मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा चलता हूँ, ये जो तेरी ब्लैकमेलिंग की आदत है ना, ये बहुत बुरी है। अरहम ने एक जोरदार कहका लगाया और गाड़ी से उतर गया। साथ सिकंदर और अरहम दोनों रंगीली के कोठे की जानिब चल दिए थे। अरे शम्मा, पारो तैयार हो गई? रंगीली चलाती हुई कमरे में दाखिल हुई। जी पारो को मैं तैयार कर दिया है, शम्मा ने जवाब दिया। ये मुंह पर दुपट्टा क्यों उड़ा हुआ है? रंगीली ने परी के मुंह से दुपट्टा उठाया। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। अब अच्छा नाचियो ताकि ज़्यादा पैसा आए हाथ में। रंगीली मुस्कुराते बोली, मैं नाचना नहीं चाहती, खुदा के लिए मुझे मेरे घर भेज दें, इतने मर्दों के सामने मैं कैसे नाचूंगी? सर मेरे लिए नामहरम है। परी रोते हुए बोली थी। खबरदार जो बकवास की मेरे साथ, एक थप्पड़ लगाऊंगी मुंह पर, के होश ठिकाने आ जाएंगे। रंगीली चिल्लाकर बोली, चल अभी रोना धोना बंद कर और दफ़ा हो बाहर, अगर अब मुझे सिसकियों की सर अभी आवाज़ आई तो मैं यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। रंगीली ने निहायत बेदर्दी से परी के चेहरे से आंसू साफ किए, परी को खींच कर बाहर ले गई। बाहर महफिल में जवान से लेकर बूढ़े उम्र के आदमी बैठे थे, जिनमें साद और अरम भी शामिल थे। साद को कोठे का माहौल बहुत अजीब सा लग रहा था। इससे पहले कि परी साद की आंखों के सामने आती, साद तंग आकर वो कोठे से बाहर चला गया। चलो भाई आ गई पारो, गाना लगाओ। रंगीली ने मुंह में पान दबा लिया और एक जाने बैठ गई। गाना चला दिया कि परी ने नाचना शुरू कर दिया। परी लाल रंग के जोड़े में कयामत खेस लग रही थी। ऊपर से वो बहुत अच्छा नाच कर हर कोई अशश कर उठा। परी के ऊपर नोटों की बरसात होने लगी। रंगीली नदीदों की तरह पैसे उठाने में मसरूफ रही। परी की आंखों से उदासी वास से छलक रही थी। महफिल खत्म हुई और परी कमरे में आ गई। कमरे में आकर परी ने खूब आंसू बहाए। महफिल खत्म होने के बाद जब अरम बाहर आया तो उसने देखा कि गाड़ी बाहर मौजूद नहीं थी। गाड़ी तो शायद साथ ले गया। अरम साथ को बुरा भला कहता हुआ रिक्शे में सवार होकर चले गया। अभी परी अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि उसको किसी की आहट महसूस हुई। परी ने घबराकर चेहरा पीछे की जानिब घुमाया। उसने देखा कि तकरीबन 50 से ज़्यादा उम्र के आदमी दरवाजे के करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। कौन कौन है तुम? चले जाओ यहाँ से, मेरे करीब मत आना। परी रोते हुए बोली थी। अरे हम तो आपके मेहमान हैं और आप हमारी मेहमान नवाज। पूरे 70,000 दिए हैं रंगीली को आपके लिए। रंगीली ने बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिए। दरवाज़ा अब सुबह ही खुलेगा। रंगीली ने शम्मा को ताले की चाबी पकड़ाते हुए हिदायत की थी। परी कामते हुए पीछे की जानिब जा रही थी। एकदम से उस बूढ़े ने परी की जानिब छलांग लगाई थी। बूढ़ा था कि बंदर, और चील की तरह उसका दबोच लिया। परी की चीखों की आवाज़ें शम्मा की समाज से टकरा रही थी, पर वो रोने की बजाय कुछ न कर सकी। अगले रोज़ रात के वक्त तकरीबन 1 बजे शम्मा रंगीली के कमरे में दाखिल हुई और उसके दरवाजे से नहायत एहतियात से चाबी निकाल लाई। चल पारो मेरे साथ, आज तो ज़्यादा हो जाएगी, शम्मा आहिस्तगी से परी के कान में बोली जो सो रही थी। कहाँ जाओगी? मैं शम्मा भाई अपने घर किस मुँह के साथ क्या कहूँगी? मेरी इज्जत एक बार नहीं 2 बार लूट चुकी है। कौन कबूल करेगा मुझे? कौन करेगा मुझसे शादी? परी के लहजा नहायत गमगीन था। उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी उसे देखता रो पड़ता। नहीं पारो, तुम अपने घर वालों के पास जाओ, मुझे यकीन है कि कोई और न सही वो तो तुम्हें ज़रूर कबूल करेंगे। अगर तुम जिंदा लाश बनकर यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। शम्मा क्या कि परी के दिल सोच जुमले सुनकर भीग गई थी। लेकिन रंगीली ने तो कहा था कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी तो वो मेरे घर वालों को नुकसान पहुँचाएगी। परी माथे पर बल डालते हुए बोली थी। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने रंगीली से बातों बातों में तुम्हारे घर वालों का पूछा था, वो तो इनको जानती भी नहीं, बस तुझे डरा रही थी। अच्छा अब बातों को छोड़, जल्दी करो कहीं रंगीली उठना चाहे। पर बाहर तो चौकीदार बैठा है, उसका क्या करें? परी उपरुचकाते हुए बोली। ओहो, उसके बारे में तो मैं भूल ही गई। शम्मा सर पर हाथ मारते बोली। शम्मा भाई अब क्या करें? चौकीदार फजर की फ़ौरन बाद चले जाता है, भागने के लिए वो मौका सही रहेगा। शम्मा सोचते बोली। ठीक है शम्मा, पर मुझे अगर बुरखा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। परी गुजारिश करते बोली। हाँ मेरे पास एक बुरखा पड़ा है, जाते वक्त तुम ले लेना। शुक्रिया शम्मा। परी ने शम्मा को गले लगा लिया। रात के 1 बजे गाड़ी का हॉर्न बजा। अरशद मियाँ रात के इस पहर को आ गया। साद आंखें मसलता हुआ बाहर आया। तुम्हारी माँ? साद को पीछे से आवाज़ है। साद जैसे ही मुड़ा तो अपनी अम्मी को देखकर हैरान रह गया। मॉम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप मुझे बता देती, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। साद अपनी माँ को गले लगाते बोला। कुछ नहीं होता बेटे, मुझे आपको सरप्राइज़ देना था, वैसे मैं अपने बेटे की शादी करने आई हूँ। जी अम्मी, कल मैं परी के घर जाऊँगा, देख लूँगा क्या वाकई परिवार रहती है भी कि नहीं, फिर मैं परसों को आपको परी से मिलवाने ले जाऊँगा इंशाल्लाह। साथ लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। ठीक है बेटे, जैसे आप कहो, अम्मी मुस्कुराते बोली। चलो पारो, चौकीदार चले गया। शम्मा बुरखा सिफ्तन किए हुए परी को बोली थी। जी अच्छा, परी ने जवाब दिया। शम्मा ने दरवाजे को चाबी लगाई। दरवाज़ा खोलकर गली के दोनों तरफ में देखा।
भाग जो पारो, रास्ता साफ है। शम्मा ने परी को गले लगाया, परी भाग निकली। अल्लाह के मान में पारो, शम्मा आंसू पोंछते हुए बोली। दरवाज़ा बंद कर दिया। परी मुसलसल भागती रही। जब वो भागी थी तब वक्त तकरीबन 6 बजे के करीब हो गया और अब शायद 8 बज रहे थे। परी चाहती तो रिक्शा टैक्सी पकड़ लेती, पर उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। 2 घंटे की मुसाफिर के बाद परी अपने जाने पहचाने मोहल्ले में पहुंच गई। उसकी आंख पार थी। आपा मैं परी हूँ, दरवाज़ा खोलो। परी दरवाज़ा बजाते बोली। अलीज़े परी की आवाज़ सुन खुशी खुशी दरवाजे की जाने भागी। रुक जाओ अलीज़े, भूल गई तो ये वही परी है जिसकी वजह से तुझे तलाक हो गई। ये वही परी है जो हमारे मुंह पर कालक मल कर गई थी। परी की माँ रोते बोली। पर अम्मी, अलीज़े मैंने कह दिया ना, चुप करके यहाँ बैठ जाओ। पर मेरी प्यारी आपा दरवाज़ा खोल दो ना, आपा मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। परी मुसलसल रो रही थी। इधर अलीज़े को एक पल चैन न था। वो परी के गले लगकर रोना चाह रही थी। अचानक परी को महसूस हुआ कि किसी ने ज़ोर से इसकी गर्दन पर पत्थर मारा है। परी ने जब चेहरा पीछे घुमाया तो देखा कि मोहल्ले की कई औरतें हाथों में पत्थर, अंडे और डंडे पकड़े हुए थीं और इन सब में आयशा सर फहरिस्त थी। क्या करने आई है अब तू यहाँ, परी बुरी औरत? आयशा चिल्लाई। इससे पहले परी कुछ कहती आयशा ने परी के सर पर डंडा दे मारा। फिर क्या था, सब औरतों ने परी को पत्थर मारे थे, उस पर अंडे बरसाए, उसको डंडे मारकर छलनी कर दिया था। मैं किसी के साथ नहीं भागी थी, मेरी बात सुने। परी चलाती रही मगर इन औरतों ने परी बेचारी की एक न सुनी। उसको न करता गुनाह की सज़ा देती रही। शोर सुनकर एलिज़ा ने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला। इससे पहले परी को मज़ीद पीटा जाता। अफजल आ गया और उसने परी को हजूम से बाहर निकाला। परी ने एलिज़ा को देख लिया था। परी एलिज़ा की जानिब रोते हुए भागी, लेकिन एलिज़ा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अफजल परी को अपने साथ सामने वाले पार्क ले गया। आयशा परी को जाते देखकर मुस्कुराने लगी। परी ने अफजल को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। परी, मैं तुमको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा। अफजल नहायत पुरज़्ज़म दिखाई दे रहा था। तुम मुझसे शादी करोगे जानते हुए भी कि मैं? परी ने शर्म से सर झुका लिया। हाँ परी, मैं करूँगा तुमसे निकाह, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए तुम्हारा माँ से कोई अहमियत नहीं रखता। अफजल मुस्कुराते बोला। तुम जैसे शौहर नसीब वाली औरत को मिलता है। परी ने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट जता ली। पर मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। कपड़ों को देखकर परी की आंखों से एक बार फिर आंसू जारी हो गए। अरे कुछ नहीं होता परी, निकाह तो करना, चलो शाबाश अब उठो। अफजल ने परी को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाया, दोनों कोर्ट की जानिब रवाना हो गए। आखिरकार अफजल ने परी से निकाह कर लिया। परी भी बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान वाज़ेह था। इसको उसका हमसफ़र मिल गया जो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना चाहता था। अफजल अब कहाँ जाएंगे? परी ने अफजल से पूछा। परी घर जाएंगे। और कहाँ? अफजल ने जवाब दिया। पर अफजल, तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल करेंगे क्या? इस बात की तुम फिक्र मत करो, मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। बात सुनकर परी हवा में उड़ने लगी। एक पल के लिए तो अपने सब गम भूल गई थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं हमज़ा। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, पिछले एक हफ्ते से मेरे गले में दर्द है, मुँह में छाले भी बहुत निकल आए हैं, खांसी भी बहुत होती है, साथ साथ कमज़ोरी भी महसूस होती है। हमज़ा काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। अच्छा, मैं आपको कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, ये टेस्ट आपको लाजमी करवाने हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब, को खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खैर, मैं आपको अभी तो कुछ नहीं बता सकता, जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा मसला क्या है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज़। हमज़ा ने डॉक्टर से हाथ मिलाया और बाहर चला गया। 4 रोज़ बाद। डॉक्टर साहब, ये नई रिपोर्ट पर आपकी दवाई से मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हमज़ा रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में थमाए हुए बोला। अच्छी बात है, पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसको आपने बहुत इत्मीनान से सुना है। क्या बात है डॉक्टर साहब? जो भी बात है आप मुझे खुलकर बताएं। हमज़ा, आपको एड्स और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि एड्स के साथ साथ आपको किडनी कैंसर भी है। किडनी कैंसर और एड्स? हमज़ा माथे पर शिकन डालते बोला। लेंजी घर आ गया। मोटरसाइकिल से उतरते हुए बोला। अरे तुम कहाँ चल दी? 1 मिनट रुको बीवी। अफजल परी पर चीख कर बोला। परी जो घर की जानी पड़ी थी सहम कर खड़ी हो गई। मैं परीशी हबीब को अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये पकड़ो अपने 2000 रुपये हक महर और दफ़ा हो जाए यहाँ से। मेरा बदला पूरा हो गया। झूठी बेहया, तुझे ऐसी से कौन करेगा शादी? अफजल ने 2000 परी के मुँह पर मारा, घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या था? एक बार फिर परी की उम्मीदें तमन्नाएं टूट कर किरची किरची हो गईं। किस्मत एक बार फिर उसको धोखा देगी। वो बेचारी चुपचाप बेहोश हरकत एक जगह खड़ी हो गई। मुझे याद है हुमैरा बाजी, जब आपके लिए अमीर घर के लड़के का रिश्ता आया था ना, आपका निकाह भी हो गया था। मुझे ये बात हरगिज़ बर्दाश्त ना हुई कि आप एक अमीर घर में ब्याह कर जाओ। मैंने पूरे मोहल्ले में बात फैला दी कि आप आवारा और बदचलन हो, जिसकी वजह से आपको तलाक हो गई और आपने खुदकुशी कर ली। मुझे आज भी याद है कि आपकी अम्मी ने बदवा दी थी कि जिसने मैं भी मेरी बेटी पर बहतान लगाया है। अल्लाह उसके साथ बहुत बुरा करे। देखें आज मैं क्या से क्या हो गई। पेशे की दुनिया मकाफत अमल है। परी खुद से बातें करती हुई सड़क के किनारे चलती जा रही थी। आखिर थक हार कर वो फुटपाथ पर बैठ गई। उसका बुरखा नहायत गंदा हो चुका, जिस पर धूल जम चुकी थी। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अली से बेटी साथी कौन आया है? जी अम्मी, मैं देखती हूँ। लीजा चिल्लाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साद है। दरवाज़ा खुलते ही साद बोला। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए क्या काम है? अली से बेरुखी से बोली। ये परीशी का घर है क्या? जी, मगर परी मर चुकी है। अली से चिल्लाए, साथ ही दरवाज़ा बंद कर दी। परी मर गई? साथ भौंकलास लग गया। हाँ मर गई, जाओ यहाँ से। अली से रोते बोली थी। साथ ने अपने आंसू पोंछकर घर की जानिब रवाना हो गया। ड्राइवर, गाड़ी को रोको।
यहाँ शाइस्ता बेगम ने हुक्म दिया। शाइस्ता बेगम ने अपने बैग से 5,000 का नोट निकाला और परी की झोली में डाल दिया। पैसे पैसे नहीं, मैं बेकार नहीं हूँ, मुझे बस पना चाहिए। परी मुसलसल रो रही थी। बेटे आपके घर वाले कहाँ हैं? शाइस्ता बेगम ने परी से पूछा। मेरे घर वाले ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे तलाक हो गई है, मुझे इद्दत गुजारनी है। खुदा के लिए मुझे कहीं पनाह दे दें। बेशक आप मुझे अपनी नौकरानी बना लें, आपका जब दिल चाहे मुझे सज़ा दे दीजिएगा, मुझे खाना पीना दीजिएगा, बस मुझे पनाह दे दें। परी शाइस्ता बेगम के आगे हाथ जोड़कर बोली, अरे नहीं बेटा, मैं आपको पनाह दूंगी, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। शाइस्ता बेगम ने परी का माथा चूम लिया। लेकिन मैंने जहाँ तक स्टडी किया था, इद्दत रुखसती के बाद अगर रुखसती हो, निकाह हुआ हो और रुखसती हो तो फिर इद्दत वाजिब होती है। अगर सिर्फ निकाह ही हुआ हो और निकाह को सिर्फ चंद घंटे हुए कुछ देर, तो फिर शायद इद्दत नहीं होती। आपके घर नहीं जाऊंगी, वहाँ हमजा और अफजल जैसे भेड़िए होंगे ना। यूँ लग रहा था कि परी अपने हवास में नहीं थी। नहीं बेटा, वहाँ कोई हमजा और अफजल नहीं है, वहाँ बस मेरा साथ है, और उसके बाद किसी की ज़मानत मैं आपको देती हूँ। शाइस्ता बेगम ने परी को अपने साथ गाड़ी में बिठाया। बेटे आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुमैरा। परी को डर था कि कहीं हमजा उसके पीछे ना आ जाए, इसलिए उसने अपना नाम गलत बता दिया। गाड़ी शाइस्ता बेगम के घर के आगे आकर रुकी। शाइस्ता बेगम ने परी को उठाया और अपने साथ घर के अंदर ले गई। साथ टीवी लाउंज में कुर्सी पर बरजमान था कि इसकी नज़र इस लड़की पर पड़ी जिसकी आंखों में सिवाय अपना पूरा चेहरा ढांप रखा था। परीशे साथ सिकंदर चिल्लाया, परीशे तुम यूना। साथ की आंखों से आंसू रवा हो गए। क्या हो गया बेटे? परीशे नहीं है, कोई और है। चलो बेटा मेरे साथ अंदर चलो। शाइस्ता बेगम भौंकला सी गई। परी का दिल दहल के रह गया। ये कौन सा लड़का जिसे वो पहचानती तक नहीं और ये उसका नाम भी जानता है? खैर शाइस्ता बेगम परी को लेकर अंदर आकर साथ सदमे की हालत में वहीं खड़ा रहा। उसे याद था कि परी की आंखें बिल्कुल इससे इस लड़की जैसी हैं। इसको शक तो हो गया था ना, इसको शक तो होना था, हो ये परी ही है। चलें बेटा, आप यहाँ आराम करें, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये घंटी आपके पास पड़ी है, इसको बचा दीजिएगा, मुलाज़िम आ जाएंगे, फ़िक्र न करना, आपके कमरे में कोई मर्द नहीं आएगा। शाइस्ता बेगम परी को एक वसी कमरे में लेकर आई थी। जी शुक्रिया। परी ने सर हिलाया और शाइस्ता बेगम बाहर चली गई। क्या बात है साथ बेटे, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। शाइस्ता बेगम साथ से मुखातिब हुई। माँ वो लड़की, उसका नाम क्या है? कौन है वो? कहाँ से आई है? आप उसको कैसे जानती हैं? कहाँ से लाई हैं आप उसे? साथ में कि सांस में कितने ही सवाल माँ के सामने रख दिए थे। बेटी वो लड़की तलाक याफ्ता, उसका नाम हुमैरा है। बेचारी उसके पास रहने को कोई जगह नहीं, इसलिए उसको साथ लेकर आई। बेटे वो लड़की इद्दत में है, आपने उसके सामने जाने से गुरेज करना है। शाइस्ता बेगम ने साथ को सख्ती से तलकीन की। पर माँ वो पर बेटा कुछ नहीं। आप मुझे बताओ कि परी के घर जाना था, आपने गए नहीं? माँ मैं गया था। उसकी बड़ी बहन लीजी कहने लगी कि परी मर गई है, पर मुझे यकीन नहीं आता। मेरी मोहब्बत, मेरी परी नहीं मर सकती। माँ हम ढूंढेंगे परी को, मुझे यकीन है वो जिंदा है। आप ढूंढेंगी ना परी को मेरे साथ? साथ रो रहा था। माँ बेटे मैं ढूंढूँ? हाँ बेटे मैं ढूंढूंगी, ज़रूर ढूंढूंगी आपके साथ। शाइस्ता बेगम ने पहली मरतबा अपने बेटे को इस तरह रोते देखा था। उनका दिल बैठा जा रहा था। आखिर को 2 दिन बाद परी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जी अंदर आ जाएं, परी ने आवाज़ दी। दरवाजे पर शाइस्ता बेगम मौजूद थी। अरे आंटी आए आए, बेटे कैसे हो आप? मुझे सारसा ने बताया कि आप 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे। इज़ एवरीथिंग फाइन? जी सब ठीक है, बस मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती। फिर भी बेटे अपना ख्याल रखा करो। दरअसल अगर आप बुरा ना मनाओ तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप कहाँ से हो, कौन हो, क्या क्या हुआ आपके साथ? अगर आप ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं। नहीं मोहतरमा कोई बात नहीं, मैं हैदराबाद से ही हूँ। मैं अपनी माँ की, परी और आपा की लाडली थी, पर हुआ कुछ यूँ कि मुझे घर का हमसा अपने साथ ले गया। मुझे बेअब्रू करने के बाद उसने गलीस इंसान ने मुझे एक तवायफ के हाथों फ़रोख्त कर दिया। वहाँ मैं परी की आंखों से मुसलसल आंसू रवाते, बस बच्चे रो नहीं। शाइस्ता बेगम ने परी को गले लगाया। फिर वहाँ एक रात गुजारने के बाद मैं वहाँ से भाग गई और फिर एक लड़के ने मुझसे निकाह करने के बाद भी मुझे तलाक दे दी। शाइस्ता बेगम बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उनकी आंखों में आंसू थे। शाइस्ता बेगम ने एक जूता थप्पड़ परी के मुँह पर रसीद किया। अल्लाह को क्या जवाब दोगी? मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम हराम मौत मरी तो जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर होगी। जानती तुम अपनी बेटी आलिया जैसी लगती हो, उसको तो मैंने कार एक्सीडेंट में खो दिया, पर तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। फिर आप मुझे बताया मेरे इस नाजायज़ बच्चे को कौन कबूल करेगा? मैं कबूल करूँगी तुम्हें, तुम्हारे इस बच्चे को। मैं अपने साथ की शादी तुमसे करवाऊँगी। ये सुनकर परी एकदम खामोश हो गई। अगले रोज़ परी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसको मुसलसल उल्टियाँ हो रही थीं। शाइस्ता बेगम उसे अस्पताल ले गई। बेगम साहिबा क्या कहा डॉक्टर ने? परी घर वापस आ चुकी। बेटे मैं क्या कहूँ, आपको बताना तो नहीं चाहती पर मजबूरी है, आप माँ बनने वाली हो। सुनते ही परी पर सकरा तारी हो गया। ये अल्फाज परी पर पत्थर बनकर बरसे थे। एक नाजायज़ बच्चे की माँ जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती, उसका असली बाप कौन है? वो हमजा या फिर वो सेठ साहब? मैं इस बच्चे को मार दूंगी, मैं खुद भी मर जाऊंगी और इसको भी मार दूंगी। परी चीख रही थी। इधर बहुत अच्छे घर से आयशा का रिश्ता आया। माँ बाप ने बगैर छानबीन के जल्दी जल्दी आयशा का रिश्ता तय कर दिया। शादी की रात आयशा ने अपने बिस्तर पर अपने शौहर के बजाय किसी और मर्द को पाया। आयशा के शौहर ने आयशा को किसी और के साथ बेच दिया। आयशा ने जो परी के साथ किया वही उसके साथ हुआ था।
आप करवाएंगे मेरी बेटी से अपनी शादी? क्या वो मेरा मासी जानता है? मैं जानती हूँ वो मेरी असलियत नहीं जानता होगा। जब जान जाएगा ना तो वो मुझे हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अरे मैं तो वो औरत हूँ जिनको कई मर्द ने छुआ, मेरे अपने घर वालों ने मुझे ठुकरा दी, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आपका बेटा मुझ जैसी नापाक औरत को कबूल करेगा? परी एक अजीब सी कैफेतारी हो गई, बंद सी टूट चुकी, बिल्कुल एक आईने की तरह, कहीं तरह की जिसको एक मरतबा तोड़ दिया जाए तो कभी भी वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकता। परी कई बातों का एक एक लफ्ज़ शाइस्ता बेगम के दिल पर पत्थर बनकर बरस रहा था। सिर्फ 4 ही दिनों में शाइस्ता बेगम को परी से इतना उन्स हो गया था कि वो परी को अपनी बेटी समझने लगी। मैं शाइस्ता तुमसे वादा करती हूँ कि अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगी और तुमको अपनी बेटी बनाऊंगी। शाइस्ता बेगम बहुत पुरजोश दिखाई दे रही थी। वो अपनी बेटी आलिया को खो चुकी थी, अब परी को नहीं खोना चाहती थी। एक वादा आपने मुझसे किया, अब एक वादा मैं आपसे करूंगी, चाहे आपका बेटा मुझसे शादी करे या ना करे। मैं अपनी और अपनी इस बच्चे की हिफाजत करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मुझ में अपनी बेटी दिखाई देती है। शाइस्ता बेगम के प्यार को देखकर एक मरतबा फिर परी की जीने की ख्वाहिश पैदा हो गई। उसे खुशी थी कि कोई उसको भी चाहता है, वो लावारिस नहीं। आज जो मेरी बच्ची मेरे गले लगकर खूब रोले, इतना कि तेरे सारे गम खत्म हो जाएं। शाइस्ता बेगम ने परी को अपने गले लगा लिया। दोनों खूब रोईं। माना कि दोनों के गम अलग थे, पर जख्म तो सांझे थे ना। मैं नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ, अपने अल्लाह के साथ तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा न माने। परी शाइस्ता बेगम की तरफ देखते बोली। शाइस्ता बेगम को परी की खाली खाली आंखों में ईमान की उभरती हुई रोशनी दिखाई दी थी। जी ज़रूर मेरे बच्चे। शाइस्ता बेगम ने परी का माथा चूमा और कमरे से बाहर चली गई। परी गुस्ल खाने की तरफ बढ़ी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने अभी नल खोला ही था कि उसकी नज़र अपने चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े थे, शायद शक्ल से वो सदियों की बीमार लग रही थी। मैं क्या थी और क्या हो गई? उसने अपने चेहरे को छूते हुए सरगोशी की। उसकी आंखों से एक पल फिर आंसू टपक पड़े। शाइस्ता ने अभी तक साथ से परी के निकाह नहीं की, क्योंकि वो चाहती थी कि परी भी अपनी इद्दत गुजार ले और साथ भी अपने गम से बाहर निकल आए। इसी तरह 3 माह का अरसा बीत गया। 3 माह बाद, इस 3 माह के अरसे में परी के रवैये में काफ़ी तब्दीली नुमा होने लगी थी। अब वो शाइस्ता बेगम के साथ बातें करती, थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी देती, कभी कभार खाना भी बना लेती। दूसरी तरफ 7 लाख कोशिशों के बावजूद परी को भूल ना सका। वो गम के समंदर से बाहर ना आ पाया। वो किसी तौर पर भी ये बात तस्लीम करने को राज़ी ना था कि इसकी परीक्षा भी इस दुनिया में नहीं रही। एक रोज़ को परी पानी पीने के लिए बावर्ची खाने में गई। पानी पीकर जब वो वापस मुड़ी तो शाइस्ता को वहाँ खड़े देखकर उसकी चीख निकल गई। अंधेरे होने की वजह से वो समझी कि उसके पास कोई अनजान आदमी खड़ा था। वो डर के मारे पीछे की जाने भागी कि अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिर गई। परी को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। परी तो बच गई थी, पर उसका बच्चा ज़ाया हो गया था। जानती हैं आप, एक रोज़ में मैंने अल्लाह ताला से कहा कि ए मेरे अल्लाह, ये बच्चा तेरी ही रज़ा से मेरी कोख में पल रहा है। बेशक उसकी ज़िंदगी तेरी अमानत है और मैं तेरी अमानत में हरगिज़ ख़यानत नहीं करूँगी, पर मुझे डर लगता है कि मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद लोग कबूल नहीं करेंगे। वो इसको बुरा भला कहेंगे, नाजायज़ कहेंगे। बाकी मेरे रब तेरी मर्ज़ी है कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आए तो मैं इसको तेरी नेमत तस्वर करूँगी, और अगर ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आता तब भी मैं तेरी ही रज़ा पर राज़ी होंगी। बेशक तू ही मेरी रहनुमाई करने वाला है। परी शाइस्ता बेगम से मुखातिब थी। परी को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बच्चे के जाने पर मातम करे या खुशियाँ मनाए, पर आखिरकार वो माँ थी तो खुशियाँ कैसे मना सकती थी। हुमैरा बेटी, जान लो, एक बार तुम्हारे बच्चे का इस दुनिया में ना आना ही अल्लाह को मंजूर था। बेशक वो तुम्हारे हाल से बाखबर था। शाइस्ता बेगम आंखों में आंसू लिए परी की जानी पड़ी। वो परी का दुख बांटना चाह रही थी, उसको हौसला देना चाह रही थी। इस अफसोसनाक वाक़ये को बीते 10 रोज़ गुजर चुके थे। शाइस्ता बेगम ने अब साद से परी के निकाह की बात करना मुनासिब समझा। वह परी और साद को एक होते देखना चाहती थी ताकि दोनों एक दूसरे का गम बांट सकें। बेटी साद, आपसे बात करना चाहती हूँ मैं। शाइस्ता बेगम साद के कमरे की जानी बढ़ी। जी माँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें। साद ने जवाब दिया। बेटे, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। परीक्षा अब हमारे बीच नहीं रही और तुम भी इस बात को तस्लीम कर लो। मैं चाहती हूँ कि तुम हुमैरा से शादी कर लो। इत्तेफाक से परी दरवाजे के पीछे खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। माँ, मेरी परी नहीं मरी, वो जिंदा है। उसकी बहन अलीज़ा झूठ बोलती है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ परीशा से। साद गुस्से से तिलमिला उठा। दूसरी जानिब अपना असली नाम सुनते ही परी चौंक गई। ये सोचकर परी खुद को दिलासा दे सकती थी कि हो सकता है कि कोई और परी हो, पर अलीज़ा का नाम सुनने के बाद परी को यकीन हो गया था कि जिसके गम में साद 3 माह से घुलता जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद परी है। ये सुनते परी अपने कमरे की जानिब भागी। अगर तुम हुमैरा से शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी। शाइस्ता बेगम भी अपनी बात पर डटी रहीं। आखिर उनको अपना वादा भी तो निभाना था। ठीक है माँ, मैं राज़ी हूँ। मरता क्या न करता, साद को अपना सर तस्लीम खम करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी माँ की नाराज़गी बोल नहीं ले सकता था। परी के बाद उसकी माँ ही उसका सब कुछ थी। मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। आंटी को जब पता चलेगा कि मैंने उनसे झूठ बोलकर अपना नाम छुपाया है तो उन पर क्या गुजरेगी। उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, बदले में मैंने उनके साथ क्या किया। परी की आंखों से मारे नदामत के आंसू बह रहे थे। वो शाइस्ता की मोहब्बत के बदले उनको दुख नहीं देना चाहती थी। परी ने फ़ौरन बुर्का ज़िप्तन किया और घर से भाई की जानिब भागी।
मेरा बाजी, रात के 10 बजे कहाँ जा रही हैं आप? घर के चौकीदार ने पूछा। मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ, फिक्र न करो, साथ से पूछ लिया है मैंने। परी ने जल्दी जल्दी में जवाब दिया और घर से बाहर निकल गई। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा मान रखा। ये मेरे मोबाइल में हुमैरा की तस्वीरें, नज़र देख लो उसको। शाइस्ता बेगम की मुराद पूरी होने जा रही थी। उनको खुशी थी कि अब वो परी से किया हुआ वादा पूरा करेंगी। माँ, मुझे इसकी माजी या शक्ल सूरत से कोई गर्ज नहीं, मुझे नहीं देखनी उसकी तस्वीर। पर शाइस्ता बेगम के स्टार पर साथ जब साथ ने वो तस्वीर देखी तो उसके पैरों तले ज़मीन से रख गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। माँ, यही तो परी है। परी को सड़कों की खाक छानते हुए तो घंटे बीत चुके थे। वो नहीं जानती थी कि वो रात के इस तारीख पहर वो कहाँ जा रही है। बस वो एक ही सिमत में चलती जा रही थी। प्यास से उसका गला खुश्क हो चुका। कुछ दूर दूर आगे इसको एक नलका नजर आया। उसने सोचा कि वो जी भर के पानी पिएगी और अपनी प्यास बुझाएगी। नलके के पास पहुंचकर उसने अपना स्कार्फ उतारकर एक जानिब रखा और पानी पीने लगी। फिर उसकी समाज से ऊंची आवाज़ टकराई, क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी? परी ने देखा कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मर्द उसकी जानिब देख रहे थे। देखो, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आना, परी चीख कर बोली। परी का दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। हाय परी रानी, चीखती क्यों है? हमसे न डर, हम तो तेरे अपने ही हैं। इन दो में से एक आदमी मोटरसाइकिल से नीचे उतर आया और परी की जानिब बढ़ने लगा। इस आदमी के चेहरे पर दरिंदगी के सारे होने लगे थे। परी भी पीछे चलती जा रही थी। एक बड़े से पत्थर से उसका टकराव हो गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। ओए फीके, तू मज़े कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मोटरसाइकिल पर सवार आदमी चिल्लाया। चल ठीक है, तू जा। फीके ने उसका जवाब दिया और वो आदमी मोटरसाइकिल से दौड़ाता हुआ ले गया। गंदे आदमी, खबरदार, तूने मुझे हाथ लगाया, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। परी के होंठ कँपकँपा रहे थे, चेहरे पर खौफ तारी था। इसको एहसास हो रहा था घर से भागकर इसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने जल्दी जल्दी अपना स्कार्फ उठाया, अपना चेहरा ढांप लिया। हाय तितली, तुझ में तो बड़ी ही गर्मी है, तुझसे प्यार करने का बड़ा ही मजा आएगा। फिके ने परी के चेहरे से स्कार्फ किसी पत्थर दिल जानवर की तरह खींचकर उतारा। परी के नर्म नाजुक चेहरे को अपने गलीज हाथों से छूने लगा। मुझे लगता है परी ने हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। बेचारी मेरी बच्ची समझी होगी कि उसका असली नाम जानने पर मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगी। ज़रूर मेरी बच्ची की कोई मजबूरी होगी ना। शाइस्ता बेगम मुसलसल रो रही थी। वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को खोने की उनमें हिम्मत ना थी। वो वाकई में परी को चाहती थी। उनका दिल परी के लिए तड़प रहा था। वो परी को अपनी बेटी की नज़र से ही देखती थी। पर माँ, जो भी हुआ उसको भागने की क्या ज़रूरत थी? साथ की हालत भी अपनी माँ से कुछ मुख्तलिफ तो नहीं थी। आखिर परी उसकी मोहब्बत मिलने जा रही थी, पर शायद अभी कुछ और इम्तिहान बाकी थे। बेटा, परी की जो हालत थी वो मैं जानती हूँ। अल्लाह, या मेरे अल्लाह, उसको मैंने अपनी आंखों से तड़पते सिसकते देखा है। ऐसी हालत में इंसान की अक्ल जवाब दी जाती है। शाइस्ता बेगम आंसू पोंछते बोली, पर आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ, मुझे लगता है हमें पुलिस को आगाह करना चाहिए। साथ ने अपनी राय का इजहार किया। साथ को लग रहा था कि अगर आज उसको परी ना मिली तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी ज़िंदगी परी से शुरू होती थी और इसी पर आकर ख़त्म होती है। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। नहीं बेटे, अभी नहीं। जो इनकी लड़की का मामला है, जवान लड़की का मामला है, पुलिस की मुदाखलत सही नहीं। अभी तुम खुद जाकर ढूंढो, शाइस्ता बेगम ने मशवरा दिया। साथ ने इस बात में सर हिलाया, परी को ढूंढने के लिए गाड़ी लेकर निकल पड़ा। फीके ने परी के हाथों को पकड़ लिया। परी भौंकला गई थी। इसी अवस्था में उसकी नज़र नीचे पड़े हुए बड़े से पत्थर पर गई। उसने हिम्मत करके वो पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से फीके के सर पर दे मारा। फीका बेहोश हो गया। परी ने मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग खड़ी हुई। वो भाग रही थी, मुसलसल भाग रही थी। इस अंधेरी रात में बड़े बड़े घने दरख्त जैसे परी को खुश आमदीद कह रहे हों। परी की चप्पल की एड़ी एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी, जो माहौल की खामोशी और सन्नाटे को चीर रही थी। भागते हुए परी ने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा। इस सुनसान और तारीख सी जगह से भागते हुए परी को वहशत हो रही थी। इसका दिल लरस रहा था। फिर आखिर वो सुनसान जगह से निकल आई। अब उसकी निगाह के सामने एक बड़ा सा दरबार था, जिसमें लगी हुई बत्तियों से रात को तारीकी जरा कम हो गई। उसने सुख का सांस लिया और जल्दी जल्दी दरबार में दाखिल हो गई और दरबार के किसी कोने में सोने के गर्ज से लेट गई। सूरज की चमकती हुई किरणें जब परी की आंखों पर पड़ीं तो उसकी आंखें खुल गईं। परी अपनी आंखें मसलती हुई उठकर बैठ गई। सामने लोगों की बहुत चहल पहल थी। कहीं खाना बट रहा था तो कहीं लोग झूम रहे थे। मैं कहाँ हूँ? परी ने खुद से सवाल किया। उसकी आंखों के सामने रात वाला मंजर गर्दिश करने लगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने मुझे बचा लिया। प्यास से परी का गला सूख रहा था। परी की नज़र सामने लगे नल पर गई। वो जल्दी जल्दी उठकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगी। अभी वो पानी पी रही थी कि एक जानी पहचानी आवाज़ उसकी समाज से टकराई, परी तुम? जब परी ने गर्दन घुमाकर पीछे की जानिब देखा तो उसके होश उड़ गए। इसके पीछे मैले कुचले कपड़े से तन किए हुए आयशा खड़ी थी। मैं परी, मैं आयशा तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें तबाह करना चाहा, देखो अल्लाह ने मुझे तबाह कर दिया। आयशा की आंखों से निदामत और शर्मिंदगी झलक रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो परी के सामने सर झुकाए खड़ी थी। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा आयशा? मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त मानती थी और तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। तुम जानती हो, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और मेरा घर से भागना, इस दरबार में आना, सब कुछ शायद हुक्म खुदाबंदी था। मेरा अल्लाह चाहता था कि मैं अपने मुजरिम की हालत देखूं कि दुनिया मकाफत अमल है।
परी आयशा पर भड़क रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आयशा का कत्ल अपने हाथों से कर दे। मैंने हमजा के साथ मिलकर तुम्हें अगवा करने का प्लान बनाया और बदले में हमजा ने मुझे कई पैसे दिए। उसके बाद मैंने मोहल्ले में बात फैला दी कि तुम भाग गई। फिर मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी। जिससे मेरी शादी की गई उस बेशर्म आदमी ने मुझे किसी और के हाथ भेज दिया। कई मर्दों के हाथों गंदा होने के बाद मैं हमजा के पास चली गई क्योंकि मुझे हमजा का पता मालूम था। 2 हफ्ते में उसके साथ गुजारे क्योंकि मैं घर वापसी नहीं जाना चाहती थी। इस दौरान मैंने हमजा के साथ कई बार नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार किए। फिर एक रोज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अगले रोज़ हमजा को भी एड्स की वजह से तबीयत ख़राब हो गई। हमजा ने टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसको एड्स और कैंसर है। और उसके बाद जब मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे भी एड्स हो चुका है। मैं मरने वाली हूँ। उसका कसूरवार हमजा ने मुझे ठहराया और घर से निकाल दिया। जब माँ बाप के घर गई तो उन्होंने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और फिर मैं यहाँ पहुँच गई। मुझे माफ़ कर दो परी, खुदारम में मुझे माफ़ कर दो। शायद ऐसे अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। आयशा परी के पाँव में गिर गई थी। मैंने तुम्हें माफ़ किया अपने अल्लाह की खातिर। आयशा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। परी की आंखों से आंसू रवा थे। परी ने आयशा को अपने गले लगा लिया और दोनों खूब रोईं। इसी दौरान परी को भूख लग गई थी। परी लंगर में बंटता हुआ खाना लेने गई। जैसे ही वो खाना लेकर वापसी आई तो उसने देखा कि साथ खड़ा दाएं बाएं देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। परी को फौरी तौर पर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि सामने रंगीली शमा के साथ खड़ी बातें कर रही थी। रंगीली को देखकर परी के होश उड़ गए। रंगीली को कोठे पर गुजारा हुआ एक एक लम्हा परी की कई आंखों के सामने किसी वीडियो की तरह गर्दिश करने लगा। एक पल के लिए तो परी लरस कर रह गई। वो दोबारा जहन्नुम में नहीं जाना चाहती थी जहाँ से उसने बड़ी मुश्किल से फरार हासिल की। मुझे यहाँ से अभी जाना होगा। आयशा परी भागकर आयशा के पास आई, उसे गले लगा लिया। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि ऐसे मुश्किल वक्त में अपनी सहेली को तना छोड़ दे, पर वक्त का यही तकाजा था। पर परी, तुम जाओगी कहाँ? आयशा ने भौखलाहट में परी से सवाल किया। देखो आयशा, तुम मेरी फिक्र न करो, बस मुझे जल्दी जाना होगा यहाँ से, बस तुम अपना ख्याल रखना। परी बहुत जल्दी में लग रही थी। अच्छा ठीक है, पर तुम भी अपना ख्याल रखना। आयशा की आंखें आंसू से नम हो चुकी। दिल तो उसका चाह रहा था कि वो परी को अपने पास रोक ले, पर वो मजबूर थी। ठीक है, परी ने इस बात में सर हिलाया। आयशा से अलविदाई मुसाफा किया और साथ की जानिब चल दी। इसी असना में रंगीली ने परी को देख लिया था। अरे शमा, अगर मैंने गलत नहीं हूँ तो वो लड़की पारवी है ना? रंगीली ने परी की तरफ इशारा किया। उसको एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आई। नहीं बीबी, वो तो पारो तो नहीं लग रही। शमा जान की थी कि वो परी ही है, पर अनजान बन रही थी ताकि रंगीली परी तक दोबारा रसाई हासिल न करे। अरे अंधी हो गई क्या? पारो ही है वो तो। यहीं रुक शमा, उसको तो मैं भी पकड़ कर लाती हूँ। रंगीली शमा पर चलाई। परी को देखकर रंगीली का चेहरा एक बार फिर से खिलखिला गया था। रंगीली किसी भूखी शेरनी की तरह परी की जानिब भागी थी। अरे अरे रंगीली, रुको तो सही। शमा रंगीली को रोकती ही रह गई, पर रंगीली तो परी को पकड़ने का भूत सवार। परी ने साथ के करीब पहुंचकर उसको आवाज़ लगाई। जी बोले, कोई काम है आपको? वो लड़का साथ नहीं था, कोई अजनबी था। दूर से देखने पर परी को वो साथ ही लगा था, पर वो लड़का तो कोई और ही निकला। जी नहीं शुक्रिया। परी शर्मिंदा सी हो गई। आखिर हाथ लगी गई कमीनी। कहाँ भाग रही थी? तो समझी कि मुझसे बच निकलेगी, पर मैं भी तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। अब चल मेरे साथ। रंगीली ने परी को उसके बाजू से पकड़ लिया और अपनी गिरफ्त से मजबूत कर ली। रंगीली साथ साथ परी पर भड़क भी रही थी। रंगीली की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने परी को दोबारा हासिल कर लिया था। दूसरी तरफ परी रंगीली को अपने सर पर देखकर हवास पाकता हो गई, मगर फिर परी ने हिम्मत करके खुद को मजबूत किया। बल्कि कहने से ही रहेगा कि वक्त और हालात की तकलीफ वो थप्पड़ ने परी को मजबूत कर दिया। तेरे साथ जाने से बेहतर है मैं जहर खा कर मर जाऊँ। परी ने भी रंगीली को बराबर जवाब दिया। वो जानती थी कि बस सिर्फ रंगीली के कोठे में नहीं थी, जहाँ सिर्फ रंगीली का हुक्म ही चलता। परी ने पूरी कुव्वत लगाकर रंगीली को धक्का दिया और खुद इससे आज़ाद करवा लिया। रंगीली सर के बल फर्श पर गिर गया और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए परी दरबार से बाहर निकली। पर रंगीली भी कुछ न कम ना थी। वो भी जल्दी उठी परी के पीछे भागी। मामा पूरी रात परी को ढूंढता रहा, मगर उसका कुछ पता न चला। खुदा जाने कहाँ चली गई। मुझे लगता है अब हमें पुलिस को क्या करना चाहिए। साथ शाइस्ता बेगम से मुखातिब था। उसके चेहरे पर थकान के आसार नुमाया थे। पूरी रात बाहर गुजारने के बाद वो सुबह के 12 बजे घर आया। साथ का बस नहीं चढ़ रहा था कि परी के पास वो उड़कर चला जाए, पर यह नामुमकिन था। बेटा अब आप आराम करो, मैं ड्राइवर को लेकर जा रही हूँ परी को ढूंढने। अगर फिर भी परी ना मिली तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। शाइस्ता बेगम ने साथ को हौसला दिया, पर वो साथ की तरह सिर्फ जोश से नहीं बल्कि होश से भी काम ले रही थी। पर माँ, साथ ने मज़ाहमत करना चाहिए तो शाइस्ता बेगम ने साथ को टोक दिया। साथ पर कुछ नहीं, मैंने कहा ना जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगी। माँ की डांट सुनकर साथ मुंह बनाकर लेट गया, जबकि शाइस्ता बेगम परी को ढूंढने निकल पड़ी। उनकी आंखों की थका मांदा चेहरा इस बात का सबूत था कि वो परी की फिक्र में सारी रात जागती रही हैं। परी ने देखा कि बाहर कई रिक्शे खड़े हैं। वो जल्दी एक रिक्शे में सवार हो गई। हाँ जल्दी, कहाँ से चलें? जल्दी करें, परी ने रिक्शा ड्राइवर से कहा। वो तो ठीक है, पर आप बताएं तो सही, जाना कहाँ है? रिक्शा ड्राइवर ने मुंह बनाते हुए परी से सवाल किया। वो मैं बाद में बताऊंगी, बस जल्दी चलें। रिक्शा ड्राइवर ने इस बात पर सिर हिलाया और रिक्शा चलाने लगा। इधर रंगीली भी जल्दी परी के पीछे दूसरे रिक्शे में सवार हुई।
भाई जल्दी कर, वो जो अभी अभी सामने वाली रिक्शे में लड़की बैठी है ना, उस रिक्शे के पीछे अपना रिक्शा लगा, जितने पैसे मांगेगा उतने दूंगी, बस इस रिक्शे को पकड़ना है। रंगीली पसीना खुश करते बोली। अब परी का रिक्शा आगे आगे, जबकि रंगीली का रिक्शा उसके पीछे पीछे। रंगीली का रिक्शा परी के रिक्शे के बहुत करीब पहुंच गया। बस 2 से 3 फीट का फासला रह गया था। जिस रिक्शे में परी सवार थी उसका फासला रंगीली के रिक्शे से सिर्फ 2 से 3 फीट का रह गया था। परी का दिल तेजी से धड़कने लगा, पैर कपकपाने लगे। वह अल्लाह से अपनी हिफाजत की मुसलसल दुआएं मांग रही थी। रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही और रिक्शे की तेज रफ्तार रखने की वजह से रंगीली का रिक्शा ऑयल टैंकर से टकरा गया और एकदम आग भड़क उठी। ऑयल टैंकर और रिक्शा दोनों बुरी तरह झुलस चुके और रंगीली इस हादसे की वजह से दारे पानी से कूच कर गई और रंगीली की परी को हासिल करने की तमन्ना तमन्ना ही रह गई। दूसरी जानिब खुशकिस्मती से परी और रिक्शा ड्राइवर को कुछ जाने नुकसान ना हुआ और रिक्शा भी महफूज रहा। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा सड़क की एक तरफ खड़ा किया और हादसे का जायजा लेने लगा। अल्लाह की पनाह, बहुत बुरा हादसा हुआ है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। वापस आकर रिक्शा ड्राइवर बुड़बुड़ाने लगा। आमीन ये हादसा देखकर परी की हवाएं उड़ चुकी थी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, पैर अभी तक कँपा रहे थे। बीबी जी कहाँ जाना है, आपने बताया नहीं, रिक्शा ड्राइवर ने परी को मुखातिब किया, पर परी ने कोई जवाब न दिया। वो तो न जाने किन ख्यालों किन सोचों में गुम हो गई थी। बीबी जी, इस मरतबा रिक्शा ड्राइवर ऊंची आवाज़ से चीखा। जी जी बोलें। परी रिक्शा ड्राइवर की आवाज़ सुनकर ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। वो मुसलसल रंगीले के बारे में सोच रही थी। वो हादसा परी के दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया था। बीबी जी मैं कह रहा हूँ, कहाँ जाना है आपको, रिक्शा ड्राइवर ने मुँह बनाते हुए एक मरतबा फिर परी से सवाल किया। मैंने कहाँ जाना है, मैंने हाँ, आप ऐसा करें, अगर पास ही यहाँ कोई गर्ल्स हॉस्टल या दारुल ईमान है तो मुझे वहाँ उतार दें। परी ने सोचते हुए जवाब दिया। परी साथ के घर वापस आना चाहती थी, पर घर का पता मालूम न था, ना ही किसी का फ़ोन नंबर याद था। वो बेघर लड़की इस वैसी दुनिया में लवारिसों की तरह दर दर की ठोकरें खा रही थी। हाँ, एक गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पास ही है, वहाँ आपको ले जा सकता हूँ। रिक्शा ड्राइवर ने परी से इजाज़त चाही। जी ठीक है, परी ने जवाब दिया। कुछ ही देर बाद परी अल-हमीद हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। बीबी जी 300 रुपये किराया हो गया। रिक्शा ड्राइवर ने परी से किराया वसूल करना चाहा। ये सुनकर परी खौफज़दा हो गई, क्योंकि उसके पास किराया देने के लिए पैसे मौजूद न थे। फिर अचानक इसको याद आया कि शाइस्ता बेगम ने इसको सोने की अंगूठी दी थी, जो उसने अपने हाथ में पहनी हुई थी। उसने अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी, रिक्शा ड्राइवर की जानिब बढ़ा दी। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये सोने की अंगूठी रख लें। बीबी जी आपका कोई घर नहीं, रिक्शा ड्राइवर ने परी से सवाल किया। रोते हुए परी सर नफ़े में हिला गई। ये अंगूठी अपने पास रखे हैं, ये ले 500 में जानते, ज़्यादा तो नहीं है, बस शायद आपके काम आ सकें। मुझे अपना भाई ही समझना बहन। रिक्शा ड्राइवर ने परी के सर पर हाथ रख दिया। वो परी की हालत भाप क्या था। काश कोई मेरा मुहाफ़िज़ होता, काश मेरा भी कोई भाई होता, आज मैं यूँ सड़कों की धूल ना बनी होती। परी रंजीदा हो गई, उसकी मासूम आंखें नम हुई थी। उसने 500 की पेशकश ठुकरा दी। मेरी बहन रो मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुमको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और ये 500 रखो बहन, अगर तुमने ना लिए तो मेरा दिल टूट जाएगा। परी को देखकर रिक्शा ड्राइवर का भी दिल भर आया, पर उसने अपने जज्बात को काबू में रखा। मुझे शुक्रिया। परी ने रिक्शा ड्राइवर को शुक्रिया अदा किया और हॉस्टल की जानिब चल दी। कौन हो और अंदर कहाँ चली आ रही हो। मैं इस हॉस्टल की वार्डन हूँ, बात करनी है मुझसे करो। एक औरत जो तकरीबन 40 से 45 साल की दिखाई देती थी, उसने परी को रोककर उससे सवाल किया। जी हाँ, मैं रहना चाहती हूँ, पैसे नहीं हैं, पर आप मुझे मुलाजमा के तौर पर रख सकती हैं। मैं सारे काम कर लिया करूँगी, बस आप मुझे सर छुपाने को एक छत और 2 वक्त की रोटी दे दिया करें। परी ने जवाब दिया। सौदा नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी ही तो देनी है। इस औरत ने दिल में सोचा, हम ठीक है, चल अंदर आ जा। वो औरत परी को एक छोटे से कमरे में ले गई। ले ये तेरा कमरा है, तो यहाँ रह सकती है। मेरा नाम आयदा है और मैं इस हॉस्टल की वार्डन और निगरान हूँ। अभी आराम कर, शाम को सफाई शुरू कर देना। लड़की, क्योंकि इस वक्त कोई लड़की नहीं होती हॉस्टल में और इस हॉस्टल की लड़कियों से दूर ही रहना, बहुत बदमाश हैं वो। माहिदा परी को हुक्म देकर चली गई, जबकि परी कमरे का जायज़ा लेने लगी। शाम के वक्त परी ने झाड़ू उठाया और हॉस्टल की सफाई शुरू कर दी। अकेली जानती और इतना बड़ा हॉस्टल था, 3 से 4 घंटे लगे सफाई करने में। रात के वक्त खाना लगा तो सब लड़कियां लाउंज में मौजूद टेबल पर बैठ गईं, जहाँ खाना खाया जाता था। परी मासूम पूरे दिन की मेहनत के बाद इन सब लड़कियों के बराबर ही टेबल पर बैठ गई। ए लड़की, तुम क्या यहाँ नहीं हो। मेरा नाम सदफ़ है। सदफ़ ने बालों में हाथ फेरते हुए परी से सवाल किया। जी मैं यहाँ की नई मुलाजमा हूँ, आज ही माहिदा बाजी ने रखा है। परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मुलाजमा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सबके साथ बैठने की। सदफ़ माथे पर बल डालते हुए गुस्से से बोली। जी मैं वो। परी घबरा कर जल्दी जल्दी खड़ी हो गई। तो रुक ज़रा, बताती हूँ तुझे मैं। सदफ़ कुर्सी से उठी और परी की जानिब बढ़ी और एक ज़ोरदार थप्पड़ परी के मुंह पर रिसीव किया। परी को थप्पड़ पड़ते पूरे लाउंज कहकों की आवाज़ से गूंज उठा। ये है तेरी औकात मुलाजमा कहीं की। परी को थप्पड़ मारने के बाद सदफ़ गर्दन अकड़ाते हुए बोली, जैसे बहुत ही फ़ख्र का काम किया हो। दूसरी तरफ बेचारी परी मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। इसका कसूर सिर्फ ये था कि वो सबके बराबर बैठी थी। ए माहिदा, माहिदा, सदफ़ ऊंची आवाज़ से चीखी। क्या है, क्यों चीख रही है सदफ़। माहिदा ने अब्रुझ खाते हुए सवाल किया। होना क्या है, 2 टके की मुलाजमा बराबर बैठी थी हमारे माहिदा। अगर तेरे हॉस्टल का यही हाल रहा तो हम नहीं रहेंगे यहाँ। सदफ़ ने वाज़ह कर दिया।
सब लड़कियों ने सदफ की हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ़ कर दो, आइंदा से नहीं होगा। और इस लड़की से तो मैं अभी पूछती हूँ। मायदा ने सबकी यकीन दहानी कराई और परी को बालों से घसीटते हुए उसके कमरे में ले गई। क्या ज़रूरत थी तुझे उन सबके साथ बैठने की? अगर वो सब चले गई ना यहाँ से तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। हॉस्टल में जगह क्या दे दी? अपनी औकात ही भूल के। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं तुझे यहाँ बंद कर रही हूँ। अब सुबह को ही दरवाज़ा खुलेगा। मायदा परी पर मुसलसल चीख रही थी। इसको छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही थी। अच्छा खाना ना दीजिए, पानी तो दे दें। परी मायदा के आगे हाथ जोड़कर बोली। अच्छा पानी चाहिए तुझे? अभी देती हूँ पानी। मायदा ने पानी का खाली ग्लास परी के मुंह पर दे मारा। लो पियो पानी। जो इस ग्लास में बूंदें बची है ना पानी की, इसी को पियो। मायदा ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर उसको ताला लगा दिया, जबकि परी कमरे के कोने में दबक कर आंसू बहाने लगी। अम्मी आप आ गई क्या? पन्ना परी ने मिली साथ सिकंदर एक ही सांस में कितने सवाल कर गया। वो कब से बेचैन बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। फिक्रमंदी के आसार उसके चेहरे पर नुमाए थे। नहीं बेटे, पूरा हैदराबाद छान मारा मगर मेरी बच्ची का कहीं पता न चला। अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। शाइस्ता बेगम सर पर हाथ रखते हुए बोली। अम्मी आपने पुलिस में रिपोर्ट की? साथ सिकंदर ने माँ से सवाल किया। हाँ बेटे कर दी, और कोई रास्ता भी न बचा। उसकी तस्वीर वगैरह भी दे आई हूँ। अब देखो क्या होता है। शाइस्ता बेगम किस कदर मजबूर दिखाई दे रही थी। वो शायद ये इंतहाई कदम उठाना चाहती नहीं थी, पर बेटे के मुसलसल इसरार पर उनको ऐसा करना ही पड़ा। अच्छा कि अम्मी आपने अब देखिएगा, आप परी बहुत जल्द हमें मिल जाएगी। साथ बहुत उम्मीद से पूरी उम्मीद दिखाई दे रहा था। उसको यकीन था कि इसकी परी से इसको मिल जाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। शाइस्ता बेगम आप भर कर रह गईं। तकरीबन सुबह के 9 बजे परी के कमरे का दरवाज़ा ज़रा सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। सामने सदफ शायद परी के लिए नाश्ता लिए खड़ी थी। उसने देखा कि परी नींद बेहोश हालत में फर्श पर पड़ी है। उसने फ़ौरन पानी का ग्लास परी के खुश लबों को लगाया और परी एक एक घूंट में सारा पानी पी गई। क्या और मिलेगा? परी कराते हुए बोली। वो काफ़ी निढाल दिखाई दे रही थी। चेहरा भी जद पड़ गया। हाँ ज़रूर मिलेगा। सदफ ने पानी का एक और गिलास परी को पिलाया और उसको उठाकर चारपाई पर लेटा दी। जब परी को ज़रा होश आया तो सदफ ने परी को नाश्ता भी करवाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे सदफ परी की मसीहा है। जब परी नाश्ता कर चुकी, सदफ परी से मुखातिब हुई। देखो तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर जो मैंने रात को तुम्हारे साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मेरी वजह से मायदा ने तुम्हें रात भर कमरे में कैद किए रखा। अगर हो सके तो मुझे माफ़ करना। सदफ की आंखें नम थीं। वो परी के आगे हाथ जोड़े माफ़ी की भीख मांग रही थी। नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आखिर इंसान तो खता का पुतला है। मैंने आपको तहे दिल से माफ़ किया। परी मुस्कुराते हुए सदफ की जानिब देख रही थी। न जाने क्यों उसको सदफ में अपनी प्यारी बहन अलीज़ा दिखाई दे रही थी। मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। हाँ मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैं 6 साल की थी जब मेरे वालिदैन मुझे छोड़कर चले गए थे। फिर मेरी फूफा ने मुझे पाला, पर उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक कभी नहीं किया। वो हर रोज़ मुझे पीटती थी। जब मैं 20 बरस की हुई तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लिहाजा एक रोज़ हिम्मत करके मैं घर से भागकर इस हॉस्टल में आ गई, और तब से मैं यहीं पर मुकीम हूँ। सदफ की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथों से पोंछ रही थी। क्या तुम मेरी बहन, मेरी दोस्त बनोगी? सदफ परी का हाथ थामते हुए बोली। जी ज़रूर, मुझे खुशी होगी बहुत, परी ने इस बात में सिर हिलाते हुए कहा था। तो सदफ मुस्कुरा दी। अच्छा बातों बातों में तुम्हारा नाम पूछना तो मैं भूल ही गई। क्या नाम है तुम्हारा? सदफ ने परी से सवाल किया। मेरा नाम परीशे है, परी ने जवाब दिया। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत नाम है। अच्छा अब मैं चलती हूँ परीशे। सदफ ने परी से इजाज़त चाही। ठीक है, परी ने इस बात से लाया। सदफ कमरे से चली गई। थोड़ी देर बाद मायदा कमरे में आई। चलो इस लड़की सफाई शुरू कर दे, और मेरी बात सुनिए, सदफ बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। लोगों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उन पर वार करती है। याद रखना मेरी बात। मायदा परी को मतनबा करते हुए कमरे से चली गई, जबकि परी मायदा की बातें सुनकर भौंकला गई थी। बीबी जी, साद साहब के दोस्त अरम आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुलाजिम ऑफिस ने आकर शाइस्ता बेगम को आगाह किया। हाँ ठीक है, भेज दो उसको। शाइस्ता बेगम ने इजाज़त दे दी। साद भी वहीं मौजूद था। साद, वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? जानते हो आप कुछ इस बारे में? शाइस्ता बेगम ने मुतअज्जिब निगाहों से साद की तरफ देखा। नहीं। साद ने निफ़ी में सर हिलाया। अस्सलामुअलैकुम आंटी। अस्सलामुअलैकुम साद, कैसे हैं आप दोनों? अरहम ने दोनों से खैरियत दरियाफ्त की। जी बेटे हम ठीक हैं, आप बताओ कैसे आना हुआ? शाइस्ता बेगम ने सवाल किया। जी आंटी, दरअसल जैसे कि आप जानती हैं कि मेरे मम्मा पापा पाकिस्तान में नहीं रहते और मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या आप मेरे लिए दुल्हन तलाश करेंगी? दरअसल मैं मशरिकी लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? अरहम ने शर्माते हुए सवाल किया। साथ साथ अरहम हिचकिचा भी रहा था। हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं, ज़रूर। अच्छा मैं चलती हूँ, आप दोनों बातें करो बेटा। आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना। शाइस्ता बेगम ने अरहम को खाने की पेशकश की, जिसने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। ये क्या अरहम, तू और शादी, वो भी मशरिकी लड़की से?
साद ने माथे पर बल डालते हुए अरम से सवाल किया। हाँ यार, मैंने अल्लाह ताला से सच्ची और पक्की तौबा कर ली है। अब मैं बाकी की ज़िंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। अरम ने अपना मुद्दा बयान किया। अरम, ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। साद ने मुस्कुराते हुए अरहम की इस तब्दीली को सराहा था। अरहम भी मुस्कुरा दिया। परी को इस हॉस्टल में रहते हुए हफ्ता बीत गया था। सदफ से उसकी बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई थी। परी सारा दिन काम करने के बाद सदफ के पास चली आती और फिर दोनों खूब बातें करती। सदफ भी अपने दिल की हर बात परी से करती। गर्ज परी का सदफ के साथ दिल लग गया था। एक रोज़ रात के करीबन तकरीबन 8 बजे सदफ परी के कमरे में आई। परी, मुझे तुमसे बात करनी है। सदफ अफसरदा लहजे में बोली। हाँ बोलो सदफ, आप काफ़ी परेशान और उदास लग रही हो, क्या बात है? परी सदफ की हालत भांप गई थी। यार परी, कल हमारे ऑफिस में पार्टी है और मेरे पास एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। कोई भी मेरे साथ बाजार चलने को तैयार नहीं। तुम चलो ना मेरे साथ। सदफ परी का हाथ थामते हुए बोली। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी मायदा। तुम मुझे कभी इजाज़त नहीं देगी। मायदा तो मुझे कभी इजाज़त नहीं देगी। परी ने फ़ौरन निफ़ी में सर हिलाया था। यार मायदा से पूछेगा कौन? मेरे पास गेट की चाबी है। हम आराम से दरवाज़ा खोलकर चली जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। परी चलो ना, अगर ना गई तुम तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। अब चलो ना। सदफ परी की मुसलसल मेहनत समाजत कर रही थी। अच्छा चलो चलते हैं। आखिरकार परी मान कर सदफ खुशी से खिलखिला उठी। दोनों चुपती चुपाती हॉस्टल से निकल गईं। परी, वो सामने गाड़ी नज़र आ रही है, उसी पर जाएंगे, मेरे ऑफिस की गाड़ी है। सदफ सामने खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, परी ने जवाब दिया और दोनों गाड़ी में सवार हो गईं। गाड़ी की अगली दोनों सीटों पर 2 मर्द सवार थे। परी ने दुपट्टे से चेहरे पर नकाब कर लिया। वो दोनों मर्द मुसलसल परी की तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे, जबकि सदफ मुस्कुरा रही थी। सदफ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ, हम रिक्शे से चलते हैं। तंग आकर परी ने सदफ को गाड़ी से उतरने का कहा। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना परी। सदफ ने इनकार करते हुए परी की कलाई को मजबूती से जकड़ लिया। सदफ छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाना चाहती। परी लगातार सदफ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। चुप करके बैठ जा लड़की, मैंने तुझे फ़रोख्त कर दिया है, बस अब मंजिल दूर नहीं। सदफ ने अपना असली रूप दिखा दिया। ये अल्फाज सुनकर परी को शदीद धचका लगा। कुछ देर तो वो खामोश बैठी आंसू बहाती रही। फिर उसने हिम्मत की और पूरी कुव्वत से सदफ का सर गाड़ी के विंडो मिरर पर मारा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भाग निकली। अरे गधों, पकड़ो पकड़ो उसको, सदफ चिल्लाकर बोली और वो दोनों परी के पीछे भाग के इधर परी अंधाधुंध भाग रही थी कि सामने आती हुई गाड़ी से वो टकरा गई। अस्सलामुअलैकुम, साद भाई बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर आरिफ बोल रहा हूँ। जी कहें, क्या बात है? साद अब्रुचकाते बोला। आप फ़ौरन थाने पहुँचे, ज़रूरी बात करनी है। इंस्पेक्टर आरिफ को छुपा रहे थे। जी जी, पहुँच रहा हूँ मैं। साद ने जल्दी जल्दी फ़ोन बंद किया और शाइस्ता बेगम को बगैर कुछ बताए अरम को साथ लेकर थाने पहुँच गया। जी कहें इंस्पेक्टर आरिफ, क्या बात है? साद बहुत सहमा हुआ दिखाई दे रहा था। साद साहब, मैडम जिस लड़की की उस दिन तस्वीर देकर गई थी ना, आज ही एक लाश मौसूल हुई है। हमें जो उस लड़की से काफ़ी मुशायबत रखती है, आप उसकी शिनाख्त कर लें। ये सुनते ही साद को धचका लगा। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो परी नहीं हो सकती। साद चीखा, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। हमने कब कहा कि वो परी है? बस आप शिनाख्त कर लें। इंस्पेक्टर मुंह बनाते हुए बोला। जी जी इंस्पेक्टर, हम देख लेते हैं। अरम ने नहायत दानिशमंदी से सूरत हाल संभाली। साद लाश के करीब खड़ा था। लाश को कपड़े से ढांप दिया गया था। साद ने कपकपाते हाथों से लाश के ऊपर से कपड़ा झटका। लाश को देखकर साद का दिल दहल गया था। आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं अरम, ये मेरी परी नहीं है। मेरी परी मर नहीं सकती, वो जिंदा है। अरम, मेरी परी जिंदा है। साद मासूम बच्चों की तरह बिलख रहा था। शाइस्ता बेगम के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर अरम का नाम दिख रहा था। शाइस्ता बेगम ने आंखें मलते हुए कॉल उठाई। जी अरम बेटा, आपने इस वक्त कॉल की? खैरियत? शाइस्ता बेगम हैरान और परेशान हो गई। आंटी परी अब इस दुनिया में नहीं रही। अरम का लहजा सरता लग रहा था। क्या? शाइस्ता बेगम एकदम चीखी थी। परीशी की मौत साद और शाइस्ता बेगम की ज़िंदगी को घायल कर गई थी। हालांकि परी को इस दारिफ़ानी से कूच किए हुए 2 रोज़ बीत गए थे, मगर फिर भी साद और शाइस्ता बेगम की ज़िंदगी मामूल पर ना आ सकी। दोनों घर में अजनबियों की तरह रहते थे। साद सारा दिन कमरे में बैठा परी की याद में आंसू बहाता रहता। वो एक जिंदा लाश बन चुका, जिसमें ज़िंदगी की ज़रा भी रमक बाकी न रही। दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम सारा दिन चुप रहती थी। साद अपने कमरे में बैठा ख्यालों की दुनिया में खोया होता था कि शाइस्ता बेगम की आवाज़ उसकी समाहत से टकराई और वो सिमट कर बैठ गया। साद बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? कमरे से निकलो, बाहर जाओ, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे। शाइस्ता बेगम अपने एहसासात और जज्बात पर काबू रखते हुए बोली। परीशे के जाने का दुख तो शाइस्ता बेगम को भी बहुत था, पर वो अपने बेटे को परी की याद में मरता हुआ भी तो नहीं देख सकती थी।
क्या फ़र्क पड़ता है अम्मी, मेरी दुनिया तो उजड़ गई, बाहर जाकर भी क्या करूँगा। मैं तो इसी रोज़ मर गया था जिस रोज़ मेरी परी दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब ये जो साद आपको नज़र आ रहा है बस एक लाश है, ज़िंदा लाश। साद की मायूस किन बातें शाइस्ता बेगम को मज़ीद तकलीफ़ दे रही थीं। साद की बातें सुनकर उनकी रूह कांप गई। साद, अल्लाह ताला को मायूसी पसंद नहीं, परी मेरी भी बेटी थी, इसको मैंने भी अपनी बेटियों की तरह चाहा था, पर किस्मत के आगे किसी का ज़ोर नहीं चलता। माना कि परी मर गई है पर वो हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेगी। शाइस्ता बेगम अपने जज्बात का कत्ल करके सब बातें कर रही थी, क्योंकि अगर वो भी हिम्मत हार जाती तो साद को कौन संभालता। नहीं अम्मी, आप कैसे कह सकती हैं परी मर गई, परी ज़िंदा है, देखिएगा मेरी परी ज़िंदा है। मेरी मोहब्बत सच्ची, और सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। साद की ये हालत देखकर शाइस्ता बेगम का दिल भर आया था। साद सिसक रहा था, वो अंदर ही अंदर मर रहा था। बीबी जी, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आरफा ने शाइस्ता बेगम को मुखातिब किया। अच्छा तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ, शाइस्ता बेगम आंसू पोंछते बोली। जी अच्छा। आरफा कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद, हाँ बोलो आरफा, क्या बात है। शाइस्ता बेगम चेहरे से अभी भी गमगीन दिखाई दे रही थी। बीबी जी, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैं उस लड़की को गुस्ल दे रही थी। माना कि उसका चेहरा बुरी तरह ख़राब हो चुका था, पर उसके नए नक्श से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो परी बीबी नहीं है। आरफा के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? जो बात भी करना चाहती हो खुलकर करो। शाइस्ता बेगम माथे पर बल डालते बोली। बीबी जी, मतलब ये कि परी बीबी ज़िंदा है। अभी ड्राइवर सलीम की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया कि आज वो अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गया था, तो उसने देखा कि परी बीबी की सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। अस्पताल वालों ने बताया कि परी बीबी का हादसा हो गया था और कोई उनको वहाँ छोड़कर चला गया था, तब से वो अस्पताल में ही मौजूद थी। आरफा ने शाइस्ता बेगम को तफसीलात से आगाह किया। क्या वाकई आरफा तुम सच कह रही हो? शाइस्ता बेगम का चेहरा खिलखिला गया था। जी बीबी जी, बिल्कुल सच, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी है? आरफा मुँह बनाते हुए बोली। अच्छा, इसी खुशी में पकड़ो ये 10,000, 5 खुद रखना और 5 सलीम को देना। और कब लेकर आ रहा है सलीम परी को? मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। शाइस्ता बेगम तो खुशी के मारे हवाओं में उड़ रही थी, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि परी जिंदा है। बीबी जी, बस लेकर आता ही होगा अभी, आरफा शाइस्ता बेगम को तसल्ली दी। कुछ ही देर बाद गाड़ी का हॉर्न बजा। शाइस्ता बेगम भागते हुए बाहर आईं। सामने सर पर दुपट्टा ओढ़े, आंखों में आंसू लिए हुए परी उनकी जानिब देख रही थी। परी को देखते ही शाइस्ता बेगम की आंखों में भी आंसू भर आए। उनकी आंखों में परी के लिए कई शिकायतें दिखाई दे रही थी। परी ने आगे बढ़कर शाइस्ता बेगम को अपने गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दें आंटी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। परी मुसलसल रो रही थी। मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर आइंदा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। पता है तुम्हारे बगैर मैंने ये दिन किस तरह गुजारे हैं। वादा करो नहीं जाओगी? शाइस्ता बेगम आंखों में आंसू लिए बोली। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, पक्का वादा। परी मुस्कुरा दी और परी को मुस्कुराते देखकर शाइस्ता बेगम खिल गई थी। चलो अंदर, चलो थक गई होगी ना। शाइस्ता बेगम परी का हाथ थामे उसको अंदर ले गई। देखो बेटा, अब तुम सारी पिछली बातें भूल जाओ, मैं जल्द से जल्द साथ और तुम्हें मिलाना चाहती हूँ। शाइस्ता बेगम बहुत संजीदा दिखाई दे रही थी। आंटी, मगर पहले मैं घर जाना चाहती हूँ, अपनी मम्मा के पास, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने। मेरी हर खुशी मेरी माँ और बहन के बगैर अधूरी है। परी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। ठीक है बेटा, मैं खुद तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊँगी। मुझे यकीन है वो तुम्हारा यकीन ज़रूर करेंगी। और याद रखना, कल मैं तुम्हारे लिए साथ का हाथ मांगने ज़रूर आऊँगी। शाइस्ता बेगम प्यार से परी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोल रही थी। ज़रूर। परी शर्माते हुए चेहरा नीचे कर गई थी, जबकि शाइस्ता बेगम भी मुस्कुराती। शाम का वक्त। परी से शाइस्ता बेगम की हमरा अपने घर के सामने खड़ी थी। कपकपाते हाथों से उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अलीज़ा बेटी, दरवाजे पर कौन है देखो तो। सुरैया चरपाई पर लेटी चिल्लाई थी। जी अम्मी, देखती हूँ। अलीज़ा, जो कि बावर्ची खाने में खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया। आंटी, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अगर अम्मी ने मेरा यकीन ना किया। परी चेहरे पर बहुत डरी हुई दिखाई दे रही थी। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बेटा हिम्मत रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। शाइस्ता बेगम परी को पुरसुकून करना चाह रही थी। इतनी देर में अलीज़ा ने दरवाज़ा खोल दिया। परी तुम? परी को देखकर अलीज़ा की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने परी को गले लगाया। परी, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर न जाने तुम कहाँ खो गई थी। आपा, मैंने तुम्हें और अपनी अम्मी को बहुत याद किया। तुम लोगों के बगैर एक भी लम्हा गुजारना मेरे लिए मौल था। परेशा मुसलसल रो रही थी। उसके खूनी रिश्ते उसको एक बार फिर मिल गए थे। अच्छा परी बेटा, मैं चलती हूँ, कल बाकायदा मैं तुम्हारा रिश्ता लेने आऊँगी। शाइस्ता बेगम परी का कांधा सहलाते हुए बोली। परी, आप अंदर तो आए आंटी। पर आप अंदर तो आए आंटी। परी ने शाइस्ता बेगम को घर आने की दावत दी, पर उन्होंने इनकार कर दिया और परी से वादा किया कि वो कल ज़रूर आएंगी। चलो आ जाओ परी, अंदर चलो। अलीज़ा परी का हाथ थामे उसको अंदर ले गई थी। अम्मी,
एक जानी पहचानी आवाज़ जब सुरैया के कमरे में गूंजी तो वो फ़ौरन उठकर बैठ गईं। सुरैया ने देखा कि उनकी लाडली बेटी परी आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। परी, मेरी जान, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे मेरी जान। तेरी माँ होने के बावजूद मैंने तेरा यकीन ना किया, मुझे माफ़ कर दे। सुरैया परी के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? इसमें इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। परी ने भागकर अपनी माँ को सीने से लगा लिया। साथ साथ परी को एलिज़ा और सुरैया की बातों पर हैरानगी भी हो रही थी कि वो परी की सच्चाई कैसे जान गईं। सुरैया बेगम ने बड़े प्यार से परी के हाथों को चूमा और उसको साथ चटाई पे बिठा लिया। परी, जिस रोज़ हम बाज़ार से वापस आए तो तुम्हें घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो गए थे। इधर पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी कि तुम भाग गई हो। पूरे मोहल्ले वाले हमें बुरा भला कहने लगे। हम सबको यकीन दिलाते रहे कि तुम ऐसी नहीं हो, पर किसी ने भी हमारी बात ना सुनी। फिर आयशा कहने लगी कि उसने तुमको खुद देखा है कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो, और उसकी बातों में हम भी आ गए। मैंने और अम्मी ने घर से निकलना छोड़ दिया क्योंकि हमें किसी का सामना करने की हिम्मत ना थी। फिर एक रोज़ आयशा रोती हुई हमारे पास आई और सब मोहल्ले वालों के सामने इतराफ़ किया कि उसने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद मैंने और अम्मी ने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम ना मिली, और इसी वाक़े में मुझे तलाक हो गई। अलीज़ा सिसकियाँ भरते हुए अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रही थी। किसी भी औरत के लिए तलाक किसी जुल्म से कम नहीं होती, और बदकिस्मती से अलीज़ा पर यह जुल्म हो चुका था। ये क्या कह रही हो तुम आपा? तलाक पर नहीं कैसे हो सकता है ये? परीशा के पास अपनी बहन का दुख बांटने के लिए अल्फाज नहीं थे और अपनी बहन की तलाक की जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। परी, छोड़ो ये सब बातें, जो होना था वो हो चुका। मेरी प्यारी प्यारी बहन, तो मुझे बताओ कि इतने दिन तुमने कहाँ गुजारे? लीजा ने परी से सवाल किया। भूल जाना चाहती हूँ मैं ये सब आपा? वो सब माजी था और माजी गुजर गया, और अब हमें अपने हाल की फ़िक्र करनी चाहिए आपा। परी नहायत बुरी उम्मीद दिखाई दे रही थी, उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ वो आंटी कौन थी और ये क्या कह रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया? अलीज़ा अबरुझ खाते बोली। आप भी? उनका नाम शाइस्ता बेगम है, बहुत अच्छी खातून है वो दरअसल मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं और कल ही मेरे लिए अपने बेटे का हाथ मांगने आ रही हैं। परी शर्मा सी गई थी। क्या वाकई परी बेटा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या तुम उनके बेटे से शादी करना चाहती हो? सुरैया परी से मुखातिब थी। कुछ तो वो पे बहुत हुई, पर अब की बार पहले जैसी गलती दोबारा नहीं करना चाहती थी। अब वो परी की ज़िंदगी का फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहती थी। अम्मी, जो आपकी रज़ा होगी उसे मैं तस्लीम करूँगी। अगर आपको साथ पसंद आया तो मैं उससे शादी कर लूँगी, अगर नहीं पसंद आया तो जिससे आप शादी करने को बोलेंगी मैं चुपचाप उससे शादी कर लूँगी। परी ने फर्माबरदारी का मुज़ाहरा करते हुए जवाब दिया। जीती रहो मेरी बच्ची, चलो अब दोनों बहनें बातें करो, मैं तब तक नमाज़ पढ़ लूँ। सुरैया ने प्यार से परी के सर पर हाथ फेरा और नमाज़ पढ़ने में मशगूल हो गई, जबकि दोनों बहनें बातें करती हुई बाहर चली गई थीं। अगले रोज़ शाइस्ता बेगम ने अभी तक साद को परी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। शाइस्ता बेगम साद के कमरे में दाखिल हुई तो साद हर रोज़ की तरह सोफे पर बैठा परी की याद में आंसू बहा रहा था। साद, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए लड़की पसंद करने जाना है। शाइस्ता बेगम बहुत खुश दिखाई दे रही थी, और खुश होती भी क्यों ना, उनकी दिली ख्वाहिशें पूरी होने वाली थी। अम्मी, मैं किसी लड़की से अब शादी नहीं करूँगा, मैं अपने दिल में परी के अलावा किसी और को जगह नहीं दे सकता। साद रंजीदा हो गया। अच्छा, मैं तो सोचा था कि शाम को परी के घर जाएंगे तुम्हारे लिए इसका हाथ मांगने, अब तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। शाइस्ता बेगम शरारत तमीज़ लहजे में बोली। परी, अम्मी पर तो परी। साद इससे पहले कुछ बोलता शाइस्ता बेगम ने उसको टोक दिया। मेरे प्यारे से बेवकूफ़ बेटे, परी से मरी नहीं थी, वो ज़िंदा है, अपनी अम्मी के घर पर है। तुम किसी और लड़की को परी समझ बैठे थे, पागल लड़का। अम्मी, क्या वाकई आप सच बोल रही हैं? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? साद हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा। लो, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत? शाम को उसके घर जाकर खुद ही देख लेना। चलो अब तैयारी शुरू कर दो, 6 बजे हमें घर से निकलना है। शाइस्ता बेगम साद का हुलिया देखकर मुसलसल हंस रही थी, और वह वाकई उसने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था कि कोई भी उसे देखता तो हंसने लग जाता। अम्मी यार, अब बस करें ना हंसना। एक तो आप कितनी देर से हंस बता रही अभी मैंने अपना बाल भी कटवाने हैं, शेव करवानी है, और पहनूंगा क्या? साथ की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसको परीक्षा से मिलने जाना था। बेटा, तुम लड़की नहीं हो, लड़के हो, और अभी काफ़ी वक्त है, हो जाओ तैयार। और सफ़ेद शलवार कमीज जेब तन करना, उसमें मेरा साथ बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। साद ने शाइस्ता बेगम को गले लगा लिया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। इधर परीक्षा के घर में भी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। अलीज़ा बावर्ची खाने से फारिग होकर कमरे में आई तो देखा कि परी लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े खुद के आईने में देख रही थी और साथ मुस्कुरा भी रही थी। क्या चल रहा है यहाँ? चूहे अलीज़ा की आवाज़ परी को सुनाई दी। उसने फ़ौरन सर से दुपट्टा उतार दिया। कुछ भी तो नहीं, परी जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, फिर जिसे मैंने आईने के सामने खड़ा होकर शर्माते हुए देखा था, ज़रूर वो कुछ चुड़ैल होगी। हाँ, चुड़ैली होगी। अलीज़ा परी को चिढ़ा रही थी।
हाय मेरे अल्लाह आपा, तुम मुझे चुड़ैल कह डाला। मेरी एक बात सुन लो आपा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। परी नाक चढ़ाते बोली। यानी कि तुम मानती हो कि तुम ही आईने के सामने खड़ी थी, है ना एलिज़े? एलिज़े अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। यार आपा क्यों तंग कर रही हो? हाँ मैं ही थी, परी झुंझुलाई थी। वो नाराज़ होकर एलिज़े से मुंह फेर कर बैठ गई। ओहो परी मजाक कर रही थी, मैं नाराज़ ना हो। परी बस एक बात बोलूं, तुम वाकई चुड़ैल लग रही थी। एलिज़ा एक बार फिर हंस दी। आपा तुम भी ना। परी ने भागकर एलिज़ा को अपने गले से लगा लिया और दोनों बहनें खिलखिलाकर हंसने लगीं। शायद दोनों बहनें अपना अपना गम भूल चुकी थीं। जोर जोर से हॉस्टल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मायदा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। मायदा भौंकला गई। बीबी सदफ यहीं रहती है क्या? हमने इसको गिरफ्तार करना है। एक इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मायदा को मुखातिब किया। जी जी यही है, मैं बुलाती हूँ। मायदा की आवाज़ लरज रही थी। सदफ सदफ बात सुन। मायदा चीख रही थी और इतनी देर में सदफ आ गई। पुलिस को देखकर सदफ के पसीने छूट गए। सदफ न जाने तूने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। अल्लाह ने तेरी रस्सी दराज की हुई थी और अब अल्लाह इसी रस्सी को खींच लिया है। अब बदनामी और ज़िल्लत तेरा मुकद्दर। मायदा का लहजा तंजिया था। पुलिस ने सदफ की हथकड़ियाँ लगाईं और उसे खींचकर साथ ले गई। सदफ ने जो बोया था अब वो काटने जा रही थी। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुंसिफ है। हमजा दर्द के मारे कमरे में लेटा करा रहा था। उसके पास कोई था नहीं, कोई भी नहीं। वो अकेला रह गया था। इस कमरे से इतनी बो आ रही थी कि एक आम इंसान वहाँ खड़ा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए इसने जिन्ना को हराम करार दिया है। काश मैं ये बात पहले समझ जाता तो इस कर्ब इस अजाब से ना गुजरना पड़ता। न जाने कितनी लड़कियों को मैंने बर्बाद किया और आज अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। अम, आ, वाह मुझ मुझ पर मुसलमान होकर भी मुसलमान होने का हक भी अदा न कर पाया। उसी के साथ ही हमजा की सांसों का बंधन टूट गया। इंसान की औकात इससे बढ़कर कुछ नहीं कि वो मिट्टी से बना है और उसको वापस इसी मिट्टी में चले जाना है। पर बाज़ दफ़ा इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब वो अपनी औकात से बढ़कर कुछ करता है तो मुँह के बल गिरता है, जैसे हमजा। साथ इस वक्त परी के घर पर मौजूद था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि परी हाथ में चाय की ट्रे पकड़े हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। शर्म के मारे परी के गाल लाल हो गए थे। आओ बैठो परी, परी बेटा इधर आओ। मेरे पास बैठो। शाइस्ता बेगम ने परी को मुखातिब किया और परी उनके पास जाकर बैठ गई थी। तो फिर सुरैया बहन, अब रिश्ता तो तय कर लिया हमने। अगर आपको इतराज़ ना हो तो हफ्ते बाद मैं अपने बेटे की बारात लेकर आऊँगी। आगे जो आपकी मर्ज़ी हो। शाइस्ता बेगम ने सुरैया की इजाज़त चाही। अरे शाइस्ता बहन, ये तो बहुत अच्छी बात कर दी आपने। मुझे कोई इतराज़ नहीं। बस अब अल्लाह करे कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। सुरैया बहुत खुश दिखाई दे रही थी। आखिर वो अपनी एक बेटी के फ़र्ज़ से सबको खुश होने वाली थी। अच्छा परी बेटा, अब से मुझे आपने आंटी नहीं अम्मी कहना है। आखिर में मैं भी तो आपकी माँ जैसी हूँ। शाइस्ता बेगम ने परी का माथा चूमते हुए कहा। जी ज़रूर। वो दरअसल मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं अंदर जाऊँ? परी ने शर्माते हुए शाइस्ता बेगम से इजाज़त चाही थी। जाओ बेटा जाओ। परी कमरे में चली गई, जबकि साथ परी को कमरे में ज़्यादा देख मुस्कुरा दिया था। अच्छा तारिक गवाही पहली ऐसी लड़की जिसने बोला मुझे शर्म आ रही है, मैं अंदर जाऊँ रिश्ता पक्का होने पर। वरना अक्सर तो ऐसी भाग जाती हैं। फिर आखिर वो दिन भी आ ही गया जिसका परी और साथ को बेसब्री से इंतज़ार था। परी अरूसी लिबास पहने फूलों से सजाई हुई सेज पर बैठी थी। इतनी देर में साथ कमरे में दाखिल हुआ और और परी के पास आकर बैठ गया। परी ने शर्माते हुए चेहरा झुका लिया। परी को शर्माते देख साथ गोया हुआ। जानती परी, मैं तुमको तब से चाहता हूँ जब हम फूलों वाली दुकान पर टकराए थे और तुम्हारे फूल नीचे गिर गए और तुम बगैर कुछ कहे और बगैर कुछ सुने मुझ पर बरसने लगी। साथ तो क्या वो आप थे जिसे मैं टकराई थी? परी ने बारीक सी आवाज़ गले से निकाली। यूँ लग रहा था कि इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो बोल सके। वो तो मुसलसल शर्माई जाती थी। जवाब में साथ ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा परी, छोड़ो इन बातों को। मैं तुम्हें ना शादी का तोहफ़ा देना चाहता हूँ, इजाज़त है? साथ ने परी से इजाज़त चाही। जी परी मुस्कुरा दी। ये लो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद, यही तुम्हारा शादी का तोहफ़ा है। क्या तुम्हें पसंद आया? साथ ने परी की जानिब कुरान मजीद पढ़ाया। शादी तो बहुत कीमती और खूबसूरत तोहफ़ा है। मेरे लिए इससे बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। और साथ मैं चाहती हूँ कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कुरान की तालीमात के ज़ेरे साया बसर करें। क्या आप मेरा साथ देंगे? कुरान मजीद को देखकर परी का दिल भर आया था। उसकी आंखों से आंसू रवा होने लगे थे। ज़रूर परी, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। साथ ने परी के आंसुओं को पोंछा और कुरान पाक को चूमते हुए अलमारी में सबसे ऊपर रख दिया।
साधु परिशु को हनीमून के लिए मुल्क से बाहर गए हुए थे। 1 हफ्ता हो गया। एक रोज़ शाइस्ता बेगम सुरैया के घर तशरीफ़ लाए। अस्सलामुअलैकुम शाइस्ता बहन, कैसी हैं? सुरैया ने मुस्कुराते हुए शाइस्ता बेगम को गले लगाया। वालेकुम अस्सलाम बहन, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। दरअसल आज मैं आपके घर एक दरख्वास्त करने आई हूँ। शाइस्ता बेगम ने अपने आने का मकसद बताया। अच्छा, आप अंदर तो आएँ। सुरैया शाइस्ता बेगम को अंदर लेकर आई थी। बहन, दरअसल साद का एक बहुत गहरा दोस्त है अरम। पहले वो जवानी के खुमार में मुब्तला हो गया था, पर अब उसने सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर ली और अब मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी अलीज़े से हो जाए। उसके माँ बाप बाहर के मुल्क रहते हैं और किसी मजबूरी की वजह से 1 साल तक पाकिस्तान नहीं आ सकते, लिहाजा उसने अपनी शादी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है और मुझे अलीज़े से बेहतर उसके लिए कोई और नहीं लगता। शाइस्ता बेगम ने अपना मुद्दा बयान किया था। शाइस्ता बहन, वो तो ठीक है, पर शाइस्ता बेगम की बात सुनकर सुरैया भौंकला सी गई थी। लड़के की गारंटी मैं आपको देती हूँ, बस आप हाँ कर दें। और हमसे भी मैं बात कर चुकी हूँ, उसको भी अलीज़े बहुत पसंद है। शाइस्ता बेगम सवालिया नज़रों से सुरैया बेगम को देख रही थी। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुरैया ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और ये फैसला हुआ कि परी और साद के बाद वापस आते ही अलीज़ा और अरम की शादी के बंधन में बांध दिया जाएगा। 2 हफ्ते बाद परी और साद वापस आ चुके थे और आज परी अपनी अम्मी और बहन से मिलने आई थी। परी, बेटा साद नहीं आया? साद? सुरैया परी से सवाल किया। नहीं अम्मी, उनको ऑफिस में कोई काम था, शाम को आएंगे, परी ने जवाब दिया। परी बहुत खुश दिखाई दे रही थी, वो अपने सब पुराने जख्म भूल चुकी। इतनी देर में अलीज़े आ गए। उसको देखते ही परी आग बबूला हो गई थी। आपा, मुझसे बात मत करना, तुम्हारी शादी होने वाली और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अपनी सकी बहन को तुमसे मैं नाराज़ हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, अब तो पता चल गया ना, नाराज़गी छोड़ दो। अलीज़ा परी के चेहरे पर प्यार करते बोली। एक शर्त पर ख़त्म करूंगी नाराज़गी, और वो शर्त है कि तुम मुझे अपने हाथ की बिरयानी खिलाओगी। परी ने मुंह बनाते हुए शर्त सामने रख दी। चलो अभी बना के लाती हूँ। अलीज़ा ने हंसते हुए परी को शर्त कबूल की। अम्मी देखना ज़रा, आपा की शादी हो रही है ना, कितनी खुश हैं, देखो तो सही कैसे मुस्कुरा रही हैं। परी ने हंसते हुए सुरैया बेगम को मुखातिब किया था और सुरैया भी जवाब में हंसने लगी। परी, तुम भी ना जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अलीज़ा नाक चिढ़ाते हुए बावर्ची खाने में चली गई। यार आपा नाराज़ क्यों हो गई? अम्मी, मैं आपको आपा को मना कर आती हूँ, फिर आपसे बातें करूँगी। परी भी अपनी आपा के पीछे बावर्ची खाने में चली गई। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरे घर को समेट लिया। मेरी बेटियों को उनके घरों में खुश रखना और इनके प्यार को यूं ही कायम रखना, आमीन। आज सुरैया बेगम के लिए बहुत बड़ा दिन था। उनकी दोनों बेटियों के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान दोबारा लौट आई। यूं कुछ अरसे बाद अलीज़ा भी अपने घर की हो गई और अरम के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर करने लगी। 2 साल बाद शाम का वक्त था। परीशा बाहर गार्डन में बैठी साद के आने का इंतज़ार कर रही थी कि इसी असना में साद घर के अंदर दाखिल हुआ। काले रंग की पेंट कोट पहने आज वो क़यामत ढा रहा था, जबकि गुलाबी रंग की फ़्रॉक और सलवर दुपट्टा ओढ़े परी भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। साद ने गुलाब का फूल तोड़ा और परी के सामने दोजानों बैठ गया। परी उसको देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। जी तो परीशा जी, आपके लिए एक शेर सोचा है मैंने, साद खोया हुआ। इरशाद इरशाद, परी हंसते हुए बोली। चाहे जैसी भी हो मुश्किलें, जैसे भी हो रास्ते यार, परी वाह वाह भी कहो। साद ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह सॉरी सॉरी, चलें दोबारा शेर कहें, मैं वाह वाह कहती हूँ। परी सर पर हाथ मारते बोली। अच्छा तो सुनो, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें, जैसे भी हो रास्ते। वाह वाह, क्या खूब कहा। परी ने साद को सराहा। अरे भाई पूरा तो सुन लो। चाहे जैसी भी हो मुश्किलें, जैसे भी हो रास्ते, हाथ थाम कर तेरा साथ चलते जाना है। वाह वाह, तालियां, सारी तालियां बजाओ। परी खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। ये गुलाब का फूल मेरी जान से प्यारी परी के लिए। साद ने प्यार से गुलाब का फूल परी के जाने पड़ाया। परी ने हंसते हुए गुलाब का फूल कबूल कर लिया। साद आप भी ना। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। ख़त्म शब्द। सो ये शॉर्ट नॉवलेट था, स्टोरी थी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट का ऑप्शन नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, सी फॉर कमेंट्स का, वहाँ पर लाजमी सबने कमेंट करना है। और इस वक्त आ रही मुझे नींद, तो मैं जा रही हूँ सोने। आप लोग भी नॉवल सुन के सोने जाएगा। नमाज़ पढ़ के, नमाज़ नहीं पढ़ी, नमाज़ पढ़े उसके बाद सोने जाएगा। नहीं मैं अभी सोना नहीं, अभी तो मुझे दुआ पढ़नी थी, दुआ करनी थी। हाँ मैं भी अभी दुआ करूँगी, फिर उसके बाद सोने जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।